कहानी के शुरुआत में हमें 18 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले कुछ लोगों को ढूंढ रहे थे। वहीं पर हम एक सन नाम के बच्चे को देखते हैं जो डर के मारे छुपा हुआ था। यहाँ से कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर न्यूज के थ्रू बताया जा रहा था कि कुछ साल पहले जो पैंडेमिक हुआ था उस वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत इम्पैक्ट आया है। पैंडेमिक में जो डिजीज स्प्रेड हुआ था उस डिजीज की वजह से इंसानों में कैसी अबनॉर्मल हार्मोनल एक्टिविटी हो गई, जिससे मेल बर्थ रेट डिक्लाइन होने लग गए। अब क्योंकि बहुत ही गिने चुने लड़के बचे हैं, इसीलिए उन्हें सेफली एक फार्म में रखा गया है। जैसे वो लड़के सुटेबल एज पे पहुंच जाएंगे, गवर्नमेंट उनकी शादी करवाएगी और ये शादी एक रियलिटी शो के थ्रू होगा, जिस रियलिटी शो का नाम है रेडी सेट लव। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिछले 4 सालों में किसी लड़के का जन्म हुआ ही नहीं है, जिस वजह से कुल मिलाकर अब बस 314 ही लड़के बचे हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग इन लड़कों को फार्म पर सेफली रखें। रेडी सेट लव एक ऐसा नेशनल इवेंट है जो हर 4 सालों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक ऐसा गेम जहाँ पर जो भी लड़कियां जीतेंगी उनकी शादी इन लड़कों से होगी। शादी होते ही वो भी इस फैमिली का पार्ट बन जाएंगी, जिसके बाद उनकी पूरी लाइफ एक फार्म स्पॉन्सर करेगा। वो लोग काफी लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लड़कियों को एक सामान खरीदना होगा और उसके बाद लकी ड्रॉ के थ्रू वो लोग सिलेक्ट होंगे। यहीं पर हम अपने मेन लीड कैरेक्टर दे को देखते हैं, जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करती थी। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आती है जो वहाँ से बहुत सारा मिल्क कार्टन खरीद लेती है। वहीं पर एक सन नाम के लड़के का पोस्टर लगा हुआ था। पता चलता है वो लड़की सन को बहुत पसंद करती थी। वो दे से पूछती है क्या मैं ये पोस्टर लेकर जाऊँ, तो दे सीधा मना कर देती है, लेकिन बाद में कुछ सोचकर वो खुद ही उस पोस्टर को घर ले जाती है। पता चलता है वो बच्ची दे की छोटी बहन थी। पोस्टर देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन दे को सन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी बहन ने पूरे घर में सन का पोस्टर लगा के रखा था। उसने जितने भी मिल्क कार्टन्स खरीदे थे वो सारे कार्टन्स का कोड स्कैन करके भेज देती है, इस उम्मीद में कि उस लकी ड्रॉ में उसकी बहन दे का सिलेक्शन हो जाए। वो दे से कहती है अगर मैं कल को यहाँ पर नहीं रही तो फिर तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारे साथ कोई होगा। पता चलता है मैं काफी टाइम से बीमार थी, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही थी। दूसरी तरफ हमें फार्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस रियलिटी शो की तैयारी चल रही थी। यहीं पर हम सारे लड़कों को देखते हैं। फिर अगले सीन में दे अपनी फ्रेंड वेल के साथ बाहर खाना खाने के लिए आई थी और आज ही उस कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन होने वाला था। पता चलता है वेल उसी शो के लिए काम कर रही थी। दे को उस शो में जाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही लकी विनर का अनाउंसमेंट होता है तो दे का सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि लाखों लोगों में दे को सिलेक्ट किया गया था। ये देखकर उसे भरोसा ही नहीं होता। उसे ऐसा लग रहा था यूनिवर्स ने उसका सारा लक एक साथ ही इस्तेमाल कर लिया और अब उसके पास कोई भी लक नहीं बचा है। उसे फार्म में जाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी बहन मैं उसे फोर्सफुली वहाँ पर जाने के लिए कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रेयर्स किए ताकि तुम इसे जीत पाओ। उसकी बहन के कहने पर वो फार्म स्टूडियो पहुंच जाती है, जहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी। सारे अपने अपने ड्रीम मैन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन दे का सारा ध्यान उसके खाने पर था। वो खाना खाने में इतनी बिजी थी कि उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ पर एक शनेल नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो कि इस गेम के लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आई थी। ये 4 लड़कियों का ग्रुप एक ऑर्गेनिक फैमिली से बिलोंग करता था। ऑर्गेनिक यानी कि ऐसे लोगों की फैमिली जिस फैमिली में उनके डैड उनके साथ में रहते हैं। शनेल एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। वो बिल्कुल एक क्वीन की तरह थी, जिसके पास सब कुछ था। और जो लड़की उसके साथ में थी उसका नाम बोवी था। वो एक 5 स्टार होटल के ओनर की बेटी थी। शनेल को देखकर सारी लड़कियां पागल सी हो गई थी। तभी उसकी नजर दे पर जाती है, जो कि खाना खाने में इतनी बिजी थी कि वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। कुछ ही देर में लड़कों की एंट्री होती है, जिन्हें देखते ही लड़कियां चिल्लाना चालू कर देती हैं। दूसरी तरफ से दे की बहन भी ये सारा कुछ टीवी में देख रही थी। तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है और वो वहीं पर फेंट हो जाती है। इस तरफ पहले गेम का अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन गेम शुरू होने के ठीक पहले अचानक से दे को बाथरूम जाना पड़ता है। अब क्योंकि उसने बहुत खाना खा लिया था, इस वजह से उसका पेट खराब हो चुका था। गड़बड़ में वो मेंस वॉशरूम में घुस जाती है। उसने जिंदगी में पहली बार मेंस वॉशरूम देखा था। वो आराम से बाथरूम यूज करके बाहर निकलती है। तभी वो वहाँ पर सन को देखती है। वो बेचारा उसे देखते ही डर जाता है, क्योंकि दे उसे बुरी तरीके से घूर रही थी। अब जाकर उसे समझ में आता है कि आखिर मेंस वॉशरूम कैसे यूज किया जाता है। दे की बहन ने उससे कहा था कि सन का ऑटोग्राफ लेकर आना, इसी वजह से वो उससे कहती है मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। तो सन कहता है अगर तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए तो फिर तुम्हें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। तुम एक स्टॉकर की तरह क्यों बिहेव कर रही हो, पता भी है तुम कितनी पागल लग रही हो। तो दे कहती है जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके पास उसकी बहन मे का कॉल आता है। दे उस पे बहुत चिल्लाती है, कहती है तुम्हारी वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुमने मुझे सन का ऑटोग्राफ लाने के लिए क्यों कहा। लेकिन पता चलता है ये कॉल मे ने नहीं किया था, बल्कि ये कॉल हॉस्पिटल से आया था, ये बताने के लिए कि उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई है। इसीलिए वो वहाँ के प्रोड्यूसर जेनी से कहती है उसे ये गेम नहीं खेलना है। उसकी बहन को अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इसीलिए वो अपनी बहन को ऐसे छोड़ नहीं सकती। तो जेनी उससे कहती है तुम्हें पता भी है अगर तुम ये शो जीत गई तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा। तुम 5 में से किसी एक जेंटलमैन से शादी कर पाओगी, ऐसे करके तुम इस फैमिली में आ पाओगी, उसके बाद तुम्हें सब कुछ
मिलेगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही में तुम्हारी बहन को प्रॉपर मेडिकल केयर दिया जाएगा जिसकी उसे जरूरत है। तुम्हें इजीली इन सब चीजों पर गिव अप नहीं करना चाहिए। तुम खुद ही सोच लो कि तुम अपनी बहन के लिए क्या करना चाहती हो। जेनी की बातें सुनकर वो मान जाती है। साथ ही में अपने असिस्टेंट से कहती है, पूरा फोकस तुम दे पर रखो। अगर हमारे शो में फैमिली ड्रामा होगा तो फिर हमारे शो की टीआरपी बढ़ेगी। दे के लिए कंपटीशन जीतना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। वो पूरे जोश में अपने फर्स्ट गेम के लिए पहुंच जाती है। पहले गेम में ये पता करना था कि कौन सी लड़की किस जेंटलमैन के बारे में कितना जानती है। जो सही आंसर देगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होगा और बाकी के लोग एक एक करके एलिमिनेट हो जाएंगे। पांचों लड़कों को एक एक कलर असाइन किया गया था। पहला क्वेश्चन ये था कि पांचों लड़कों में से किस लड़के को हर रात नेटफ्लिक्स ओपन करने की आदत है। देखो किसी भी लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहाँ के सारे लड़कियां एक एक सर्कल पे खड़ी हो जाती हैं। दे भी रैंडमली एक सर्कल पे खड़ी हो जाती है और फॉर्चुनेटली उसका आंसर सही था। आंसर था मैक्स। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि कौन सा लड़का ये सोचता है कि जब सन सेट करता है तो वो मून में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में सारे ही लोग कंफ्यूज हो गए थे। किसी को इसका आंसर ठीक से पता नहीं था। तभी दे को याद आता है, उसने एक बार इंस्टाग्राम पर पेपर को ऐसा बोलते हुए सुना था। यही याद करके वो येलो सर्कल पे खड़ी हो जाती है। पता चलता है यह आंसर भी सही था। थर्ड क्वेश्चन में किसी बुक के बारे में पूछा जाता है कि वो बुक किसकी फेवरेट है। शनेल बोवी को बताती है कि इसका आंसर तो सन है। ये कहकर वो रेड स्पॉट पे खड़ी हो जाती है। तभी दे को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे इस बुक के बारे में बताया था। पता चलता है ये बुक तो आमंड की फेवरेट थी, यानी कि शनेल जानबूझकर रेड स्पॉट पे खड़ी हुई थी ताकि बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके। लास्ट मोमेंट पे जाकर वो ब्लू स्पॉट पे खड़ी हो जाती है। जैसे ही दे अंदर आने की कोशिश करती है तो वो उसे अंदर आने ही नहीं देती ताकि वो सर्कल के बाहर ही रहे और ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाए। लेकिन फिर भी दे अंदर घुस जाती है। इस गेम का लास्ट क्वेश्चन ये था कि किस लड़के को पटाखों से डर लगता है। जब दे याद करने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है उसकी बहन हमेशा ही लड़कों के बारे में बात करती रहती थी। कहती है शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि किस लड़के को पटाखों से डर लगता है। दे कहती है तुम हमेशा उन लड़कों के बारे में बात क्यों करती रहती हो? क्या तुम्हें उनके बारे में बात करके बोर नहीं होता? उनके नाम पर जो भी मिलता है सब कुछ खरीद के लाती हो। तुम्हें पता भी है सारा सामान अफोर्ड करने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ता है। ये सुनकर मे को बहुत बुरा लगता है। तभी अचानक से उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत बिगड़ रही है। प्रेजेंट में उसे याद आता है जब पांचों लड़कों को स्टेज पे बुलाया गया था तब पटाखे की आवाज से सन डर गया था, जिससे वो समझ जाती है इसका आंसर सन है। वो भागते हुए रेड स्पॉट तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन टाइम से पहले वो पहुंच नहीं पाती। इसी वजह से वो गेम से बाहर हो चुकी थी। जो कुछ भी वो अपनी बहन के लिए करना चाहती थी वो चाहकर भी अब कर नहीं पाएगी। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था दे टाइम से पहले सर्कल के अंदर पहुंचने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो चाहकर भी टाइम से पहुंच नहीं पाती, जिस वजह से वो गेम से बाहर हो जाती है। उसी मोमेंट पर एक अनाउंसमेंट होता है। बताया जाता है जिस भी लड़की ने इस राउंड को हारा है उसे चैलेंज राउंड में जाने का एक और मौका मिलेगा। सेकेंड गेम का नाम है स्पिन डेट। पांचों लड़के एक एक रूम सिलेक्ट करेंगे और जो भी लड़की उस रूम में रहेगी उस लड़की से बात करने के लिए उनके पास 3 मिनट का टाइम होगा। लड़के चाहे तो उस लड़की को सेव करके दूसरे राउंड में भेज सकते हैं और हर एक लड़के बस एक ही लड़की को सेव कर सकते हैं। इस राउंड में बस वही लोग परफॉर्म कर रहे थे जो पिछला राउंड हारे थे, यानी कि जो भी 5 लड़कियां इस राउंड में जीतेंगी वो बाकी लड़कियों को अगले राउंड में ज्वाइन करेंगी। पांचों लड़कियां अपना अपना रूम सिलेक्ट कर लेते हैं। आमंड को दे के रूम में आना था लेकिन गलती से वहाँ पर सन पहुंच जाता है। अंदर आते ही दे उसकी तारीफ करना स्टार्ट करती है। अब क्योंकि सन उससे पहले ही मिल चुका था इसीलिए वो दे से कहता है हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। तो दे पूछती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? इतने में सन उसे मेंस वॉशरूम का लोगो दिखाता है। दे कहती है शायद मैंने ऐसा पहले कहीं देखा है। सन कहता है ये मेंस वॉशरूम का लोगो है जहाँ पर तुम घुस गई थी। दे कहती है पहले मुझे पता नहीं था इसीलिए मैं गलती से वहाँ पर आ गई। तो सन कहता है अगर तुम अगली बार मेंस वॉशरूम में घुस भी गई तो वहाँ जाकर किसी को घूरना मत। तो दे उससे माफी मांगती है और पूछती है या तो मुझे चूज करोगे? अगर तुमने मुझे सेव नहीं किया तो मैं अगले राउंड में जा नहीं पाऊंगी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें सेव कर लिया तो तुम आगे जाकर भी वही फालतू की हरकतें करोगी, मेंस वॉशरूम में घुसकर लोगों को घूरोगी। दे कहती है मैं तुमसे पहले ही कहा वो बस एक एक्सीडेंट था, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। अब दे के पास बस 1 मिनट था, उसे कैसे भी करके सन को मनाना था। वो कहती है मुझे इस कॉम्पिटिशन को जीतना है, मुझे किसी से शादी करनी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो सन कहता है जो तुम चाहती हो वो पूरा नहीं होगा, तुम तो यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करती, इसीलिए अपने घर लौट जाओ। ये सुनकर दे को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपना रिबन निकाल देती है। उसी मोमेंट पर उसके गले का लॉकेट बाहर आ जाता है और सन की नजर उस लॉकेट पे जाती है। लॉकेट देखकर वो एकदम से चौंक जाता है। वो भागते हुए दे को रोकने की कोशिश करता है, पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो दे कहती है तुम्ही ने तो मुझे घर
जाने के लिए कहा, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सन कहता है तुम कहीं नहीं जा रही हो। वो दोबारा से उसे रिबन पहनाता है और उसके सामने नाचते हुए कहता है मैं तुम्हें सेव कर रहा हूँ। सन तो ऐसे डांस करने को तैयार भी नहीं था, लेकिन दे को रोकने के लिए वो ये भी करता है। उन दोनों को साथ में देखकर सारे ही लोग बहुत खुश थे। दे पूछते तुमने मुझे सेव क्यों किया, तो सन कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें अगले राउंड में जाना है। फिर यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां अपना पहला राउंड जीतकर फार्म पर पहुंच चुकी थी। ये फार्म पैंडेमिक के ठीक बाद बना था, जिस टाइम पर मेल पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग गए थे। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज किया, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और जितने भी आदमी बचे हैं उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इसी फार्म पर रखा जाता है। यहाँ पर उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। अब क्योंकि लड़कियां भी फार्म पर पहुंच चुकी थी, वो सारे ही बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ से हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दे अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी। पूरा हॉस्पिटल दे को चीयर अप कर रहा था। सब लोग यही चाहते थे कि दे इस कंपटीशन को जीत जाए। उसकी बहन उससे पूछती है क्या तुमने सन का ऑटोग्राफ ले लिया। तभी उसे याद आता है उस दिन वॉशरूम में उसने सन से ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन उसने दिया नहीं था। प्रेजेंट में उसकी बहन कहती है लगता है तुम्हें प्यार हो गया है, इसीलिए तुम सन के ख्यालों में खोई हुई हो। दे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सन को पसंद भी नहीं करती। फिर यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दे की फ्रेंड वेल किसी लेडी से मिलने आई थी। वो लेडी उससे पूछती है तुम्हें क्या क्या पता चला। तो वेल कहती है मैंने शो का स्क्रिप्ट चेक किया, स्क्रिप्ट देखकर मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो वो लेडी कहती है मुझे पता है ये काम इतना इजी नहीं है। इस शो में आज तक जितने भी सीजन हुए हैं सारे ही सीजन के विनर कोई ना कोई बहुत ही अमीर फैमिली की लड़की है। तुम्हें क्या लगता है वो लोग कोई भी ऐसा एविडेंस छोड़ेंगे जिससे ये बात बाहर आ जाए। विनर तो पहले से ही फिक्स्ड होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये लेडी एक्चुअली में वेल की मॉम थी, इसीलिए उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी। वो अपनी मॉम को भरोसा दिलाती है, कहती है मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, और साथ ही में वो कहती है मैं उसे कैसे भी करके ढूंढ के निकालूंगी। यानी कि वेल उस फार्म पर किसी मकसद से गई थी। वो जानबूझकर वहाँ पर स्टाफ बन के काम कर रही थी। फिर अगले सीन में हम शनेल की फैमिली को देखते हैं। वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। शनेल के साथ साथ सन भी वहाँ पर आया हुआ था। जब शनेल के डैड उसे खाना खाने के लिए कहते हैं तो उसकी मॉम मना कर देती है, कहती है इसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, अगर ये ऐसे ही खाती रही तो इसकी बॉडी का फिगर खराब हो जाएगा। यानी कि वो अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकती थी, उसे बस वही खाना पड़ता है जो उसकी मॉम उसे खाने के लिए कहती है। जैसे उसकी मॉम वहाँ से जाती है तो वो सन से पूछती है क्या तुम शो को लेकर एक्साइटेड हो। सन कहता है किस बात का एक्साइटमेंट, कॉम्पिटिशन तो पहले से ही फिक्स्ड है ना। दूसरी तरफ शो की प्रोड्यूसर जेनी शनेल की मॉम से मिलने आई थी। वो बताती है इस साल का सीजन पिछले सीजन से भी बेटर चल रहा है। तो शनेल की मॉम कहती है मुझे इस शो की कोई फिक्र नहीं है, मैं तो बस शनेल और सन के बारे में सोच रही हूँ। वो पूछती है क्या सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। फिर वो दे के बारे में पूछती है, कहती है कहीं आगे जाकर वो लड़की प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगी। जेनी कहती है फिक्र मत करो, दे तो इस शो में बस इसीलिए है ताकि वो इस शो की रेटिंग बढ़ा सके। दे को पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे करके हमारे शो की रेटिंग बढ़ रही है। यानी कि उस शो को शनेल की फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया था। तभी शनेल की मॉम उससे कहती है तुम तो हमेशा हील्स पहनती थी ना, तुमने फ्लैट्स क्यों पहना है और तुमने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया। तो जेनी कहती है मैं तो अपने हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। फिर वो बाहर आकर अपने दोस्त से कहती है शनेल की मॉम हर एक इंसान के पर्सनल लाइफ में घुसती रहती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारा बेबी स्टफ लेकर आई थी। पता चलता है जेनी प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से वो अपनी हेल्थ को लेकर इतनी कॉन्शियस थी। फिर हमें फार्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां अपने अगले चैलेंज के लिए रेडी हो रही थी। वहाँ पर अनाउंसमेंट के थ्रू बताया जाता है कि जितना भी स्कोर उन्हें मिलेगा उन्हें ऑडियंस वोट के साथ कंबाइन किया जाएगा। उसके बाद जो टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स होंगे वो एक एक लड़के को डेट के लिए चूज करेंगे। डेट में लड़के लड़कियों को पॉइंट्स देंगे, हर एक राउंड के साथ पॉइंट्स ऐड होगा और जो भी उनका करंट स्कोर होगा वो स्कोर वो अपने स्मार्ट वॉच पे देख पाएंगे। जब मैक्स पहली बार शनेल को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि शनेल की फ्रेंड बोवी मैक्स को पसंद करती थी। अब जब सन दे का बैग उठाने के लिए आता है तो वो बैग बहुत भारी था। वो बेचारा घसीटते हुए सूटकेस को अंदर लेकर जाता है। हर एक लड़की को अलग अलग रूम दिया गया था। वो अपनी बहन मे से कहती है यहाँ के बेड तो बहुत सॉफ्ट हैं, ऐसा बेड मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो उसकी बहन कहती है मेरे पास तो तुमसे भी अच्छा बेड है। यहाँ पर एक ऐसा बेल है जिसको बजाते ही नर्स मेरे पास पहुँच जाती है। कुछ ही देर में लड़कियों को अगले गेम के लिए बुलाया जाता है। ये गेम एक कुकिंग कॉम्पिटिशन था। सारी ही लड़कियों को एक एक ग्रुप एलोकेट किया जाता है और वहीं पर सारे लड़के शेफ बन के खड़े थे। दे को आमंड का टीम मिलता है। पता चलता है आमंड की हॉबी कुकिंग थी, यानी कि ये चैलेंज उसके लिए बहुत आसान था। गेम के अकॉर्डिंग उन्हें कुकिंग रन करना था। जितना टाइम उन्हें एलोकेट किया गया था उस टाइम में उन्हें इंग्रेडिएंट्स को पास करना था। लड़कों का काम ये था कि उन्हें डिशेस बनाने के लिए सामान ढूंढ कर लेकर आना था और जैसे उन्हें वो इंग्रेडिएंट मिल जाएगा उन्हें उसे अपने टीम मेंबर्स को पास करना था और जो लास्ट मेंबर होगा वो उस सामान को प्लेट में सर्व करेगा और जैसे ही टाइम अप हो जाएगा उस लास्ट टीम मेंबर को वो सामान पकड़ के पोज करना है। जो टीम हारेगा वो इस गेम से बाहर हो जाएगा और उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही दे चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसके लिए खाना खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे ही पहले डिश
का नाम बताया जाता है तो सारे ही लड़के उस डिश को बनाने वाला सामान ढूंढने लगते हैं। सबको एक एक सामान मिल गया था, लेकिन आमंड पीछे ही रह जाता है। लेकिन फिर फाइनली उसे सामान मिल जाता है। दे भागते हुए सर्विंग प्लेट तक पहुंच जाती है। तभी पता चलता है दे के टीम को 0 पॉइंट्स मिला था, क्योंकि गलती से आमंड ने गलत सामान उठा लिया था। यानी कि दे के इतने भागने का कोई फायदा नहीं हो पाता। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आमंड तक एक मैसेज पहुंचवाती है, कहती है अगर आज मुझे खाना नहीं मिला तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर नेक्स्ट डिश का अनाउंसमेंट होता है। सारे ही लड़कों ने अपना अपना सामान उठा लिया था, लेकिन इस बार भी आमंड पीछे रह जाता है। इस तरफ से दे चिल्ला रही थी, कह रही थी मुझे बहुत भूख लगी है। ये चीज सन नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो आमंड को सामान ढूंढने में हेल्प करता है। जैसे ही दे तक वो इंग्रेडिएंट पहुंचता है, वो पागलों की तरह भागना स्टार्ट करती है। लड़कियां उसे रोकने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो नहीं रुकती। उसे जीतता हुआ देखकर सन भी बहुत खुश था। अब जब लास्ट डिश का अनाउंसमेंट होता है तो सबको उनका सामान मिल गया था, लेकिन आमंड फिर से पीछे रह जाता है। उसे याद आता है दे ने उससे कहा था कि अगर आज मुझे खाना नहीं मिला तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इतने में सन दोबारा से उसकी हेल्प करता है। इस बार तो बहुत सी लड़कियां दे को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बॉबी को बेवकूफ बना देती है और सीधा शनेल के ऊपर कूद जाती है। दे के परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम फर्स्ट पोजीशन पे थी। जो टीम लास्ट आया था उन्हें इस गेम से निकाल दिया जाता है। सबको लग रहा था शनेल ये राउंड जीत जाएगी, क्योंकि उसकी सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स थे। लेकिन जैसे ऑडियंस वोट अनाउंस किया जाता है तो पता चलता है दे ये राउंड जीत चुकी थी। दे को मैक्सिमम ऑडियंस वोट मिला था, यानी कि पूरी पब्लिक उसे सपोर्ट कर रही थी। अब क्योंकि दे ये राउंड जीत चुकी थी, इसीलिए उसे सबसे पहले डेट चूज करने का मौका मिलता है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसको चूज करेगी। उसे याद आता है एक बार उसकी फ्रेंड वेल ने उससे पूछा था कि अगर तुम डेट के लिए किसी एक लड़के को चूज करोगी तो फिर तुम्हारा चॉइस कौन होगा। दे पूछती है मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसे चूज करना चाहिए, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन कैसा है। तो उसकी फ्रेंड वेल कहती है अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें किसको चूज करना है तो ऐसे टाइम पर तुम उसको चूज करना जो तुम्हें लगे कि तुम्हें पसंद करता हो। इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था दे सेकेंड गेम जीत चुकी थी, जिस वजह से उसे अपने डेट को चूज करने का सबसे पहला मौका मिलता है। पहले तो वो बहुत सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसे किसे चूज करना चाहिए। तभी उसे अपने फ्रेंड की बोली हुई बात याद आती है। उसकी फ्रेंड ने उससे कहा था कि अगर तुम कंफ्यूजन के मारे किसी को चूज ना कर पाओ तो तुम ऐसे टाइम पर उसे चूज करना जो शायद तुम्हें पसंद करता हो। अपनी फ्रेंड की बात याद करके वो सन के पास पहुंच जाती है। पूछती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। सारी ऑडियंस भी उन दोनों को ही सपोर्ट कर रही थी। उन दोनों को साथ में देखकर बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं, जो देखकर शो की प्रोड्यूसर जेनी भी बहुत खुश थी। लेकिन तभी उसके पास शनेल की मॉम का कॉल आता है। वो जेनी पर बहुत गुस्सा करती है, तो जेनी उसे भरोसा दिलाती है, कहती है आप फिक्र मत करिए, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होगा। टॉप 5 लड़कियों ने अपने अपने पार्टनर्स को डेट पर जाने के लिए चूज कर लिया था। फिर अगले सीन में जैसे ही जेनी ब्रॉडकास्टिंग रूम में आती है तो वेल वहाँ पर पहले से थी। जेनी पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेल कहती है मैं अपना कोई सामान भूल गई थी, वही मैं लेने के लिए आई थी। पता चलता है वेल वहाँ पर कुछ ढूंढने आई थी। वो अपना काम करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ 500 लड़के रेडी होकर डेट पर आए थे। तभी लड़कियों की एंट्री होती है। सन जैसे ही दे की तरफ देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। सन उससे कहता है तुम्हें पसीने आ रहे हैं, तुम्हें ब्लॉटिंग पेपर नहीं बल्कि टिश्यू पेपर यूज करना चाहिए, वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। तुम तो जानती हो कि मैं एक मेकअप मॉडल हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। वहीं पर उसका बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो दे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। सन कहता तुम फिक्र मत करो, तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। मैक शनेल को पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शनेल का पूरा ध्यान सन पर था। दे की बहन ने उसे समझाया था कि तुम जब भी डेट पर जाओगी तो तुम्हें खाना अच्छे से खाना होगा, वरना सब लोग तुम्हें देखकर डर के भाग जाएंगे। इसीलिए वो थोड़ा सा खाकर आराम से बैठ जाती है। तो सन कहता है तुमने तो बहुत ही कम खाया है। दे कहती है मैं तो इतना ही खाती हूँ, मेरा पेट भर चुका है। तभी सन को याद आता है जब शो का पहला दिन था, उस दिन दे ने अपने प्लेट में भर भर के खाना लिया था। उसकी बहन ने उसे ये भी समझाया था तुम्हें डेट पर चुपचाप नहीं बैठना है, बल्कि तुम्हें उससे बातें करनी होगी। यही याद करके वो सन से पूछती है तुम्हारा पैशन क्या है। तो सन कहता है तुम तो बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ रही हो, पहले तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हारा पैशन क्या है। डेट खत्म होने के बाद लड़के लड़कियों को स्कोर देने वाले थे, इसलिए दे की बहन ने उससे कहा था तुम्हें बात करते वक्त संभल के बात करना होगा, क्योंकि तुम पहले कभी डेट पर नहीं गई हो। दे पूछती है फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी बहन कहती है अगर मैं तुम्हारे जगह पर होती तो मैं ऐसे एक्सप्रेशंस देती। अपनी बहन की बातें याद करके वो भी वैसे एक्सप्रेशन देने लगती है और कहती है मैं अपने पैशन की वजह से यहाँ पर आई हूँ, मुझे इस फैमिली का पार्ट बनना है और साथ ही में मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैंने तो अपना पैशन बता दिया, अब तुम्हारा टर्न है। तो सन कहता है तुमने अभी जो कुछ भी बोला मेरा पैशन उसका ऑपोजिट है, इसलिए तुम्हें बताने का कोई सेंस नहीं बनता। ये सुनकर दे को बहुत गुस्सा आता है। डेट खत्म हो चुका था और अब स्कोर देने की बारी आती है। सारे लड़के लड़कियों को अच्छा खासा स्कोर देते हैं, लेकिन जैसे ही सन की बारी आती है तो वो दे को बस 5 देता है। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं, कहते हैं सन ने उसे इतना कम स्कोर क्यों दिया, जबकि पहले राउंड में उसी ने दे को बचाया था। तभी सन अपने स्कोर की तरफ देखता है, कहता है मैंने गलती से गलत स्कोर दे दिया। फिर वो अपना स्कोर 5 से 4 कर देता है। दे को बहुत गुस्सा आ गया था, वो सन का हाथ पकड़ लेती है। तो सन
पूछता है क्या तुम सिर्फ मुझे ही स्टॉक कर रहे हो फिर बाकी लोगों को भी स्टॉक कर रही हो। दे कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे डेट पर इतने अच्छे से बात की और तुमने मुझे इतना गंदा स्कोर दिया। सन कहता है तुम्हें पता है वो डेट क्यों रखा गया था, ताकि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सके। डेट पर जाकर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तुम वहाँ पर बिल्कुल अलग ही बिहेव कर रही थी, तुम तो ऐसी हो ही नहीं। तुमने कहा तुम्हें इस फैमिली का पार्ट बनना है, मुझे तो लगता है तुम ये गेम जीतने के लिए कुछ भी बोल सकती हो। तो दे कहती है तुम मुझे जज करने वाले होते कौन हो, तुम्हारी लाइफ तो एक हैप्पी लाइफ है, तुम्हारा पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाता है, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए तुम मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं एक अच्छी इंसान हूँ और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए कि तुम कैसे हो। सही कहा तुमने, तुम्हारी जैसी लाइफ पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। जो प्रिविलेज तुम्हें मिला है वो सबको नहीं मिलता। मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें अपना डेट चूज किया। दूसरी तरफ हम पेपर को देखते हैं, उसे बोवी ने किसी रेडियो स्टेशन के बारे में बताया था। वो जैसे ही वो चैनल ऑन करता है तो वहाँ पर एक गाना बज रहा था। इस तरफ जिन अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करा था। वो कहता है एलियन सच में होते हैं, शायद मेल पॉपुलेशन कम होने के पीछे भी एलियंस का ही हाथ है। वो कहता है उसके पास इस बात का प्रूफ है, इस फार्म में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबका जाना मना है, शायद उसी जगह पर एलियंस हैं। वेल उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो पूछती है ये जगह कहाँ पर है। अब क्योंकि दे ने डेट पर बहुत ही कम खाना खाया था इसीलिए उसे तेज भूख लग रही थी, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होता, वो नूडल्स को कच्चा ही खाने लग जाती है। इतने में आमंड वहाँ पर आता है और उसे खाना बना कर देता है। दूर से सन उसे देख रहा था। दे कहती है मैं डेट पर एलिगेंट दिखने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ खाया ही नहीं। आमंड कहता है अगली बार तो मुझे चूज करना, मैं तुम्हें अच्छा स्कोर दूंगा। फिर यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी एक छोटे से बच्चे को लेकर भाग रहा था। तभी कोई उस आदमी को पीछे से शूट कर देता है। पता चलता है ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि सन था और वो आदमी उसके डैड थे। पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो सन से कहते हैं तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अपने डैड की बातें सुनकर सन भागने लग जाता है। सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर वेल किसी आदमी का पीछा कर रही थी। वो उसी खुफिया जगह को ढूंढ रही थी जिस जगह के बारे में जिन ने उसे बताया था। उस एरिया में सबका ही जाना मना था। दूसरी तरफ सन अपने डैड को याद करते हुए नींद से उठता है। उसके पास एक लॉकेट था और वैसा ही सेम लॉकेट दे के पास भी था, यानी कि वो दोनों लॉकेट आपस में जुड़े हुए थे। अब वो जैसे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं इतने में आमंड सन से पूछता है क्या तुम दे को पसंद करते हो। सन पूछता है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो आमंड कहता है मैं दे को डे 1 से पसंद करता हूँ, मुझे चाहिए था कि वो मुझे डेट के लिए चूज करे, लेकिन उसने तुम्हें चूज कर लिया। फिर जब स्कोर देने की बारी आई तो तुमने उसे बहुत ही कम स्कोर दिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं दे के साथ रह सकता हूँ। सन कहता है तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे वैसे भी दे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी दे वहाँ पर पहुँच जाती है। वो रैक से सीरियल निकालने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ पहुँच ही नहीं रहा था। तभी सन आकर उसकी हेल्प करता है। दे को याद आता है उसकी बहन हमेशा यही खाती रहती थी, कहती है इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। साथ ही में वो सन का एड भी दिखाती है। प्रेजेंट में सन कहता है क्या तुम्हें ये खाना है। वो उसे बहुत ही थोड़ा सा देता है और कहता है तुम तो बहुत ही कम खाना खाती हो ना, डेट पर भी तुमने ऐसा ही किया था। दूसरी तरफ बोवी पेपर से बात करने आती है। पूछती है क्या तुमने गाना सुना। वो गाना एक चुन नाम के लड़के ने गाया है। पेपर पूछता है लड़का कहाँ है। मैंने तो इस लड़के के बारे में कभी नहीं सुना, इस नाम का इस फार्म पर कोई लड़का है ही नहीं। तो बोवी कहती है चुन इस फार्म पर नहीं रहता बल्कि वो तो बाहर रहता है और उसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है। इतने में बोवी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी फार्म के बाहर रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये गाना किसी लेडी का है, उसने शायद कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है ताकि उसकी आवाज लड़कों की तरह लगे, और जो लड़के फार्म के बाहर रह रहे हैं वो तो बस अफवाहें हैं जो लोग इंटरनेट पर फैलाते रहते हैं। इस तरफ शनेल की माँ उसे बहुत डांटती है, कहती है तुम्हें गेम के रूल्स पहले से ही पता थे, तुम्हारे पास बेनिफिट था, फिर भी तुम हार गई, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वो अपनी मॉम से माफी मांगती है, कहती है दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं अगला गेम जरूर जीतूंगी। अब जब मैक्स उससे बात करने के लिए आता है तो शनेल उससे कहती है अगली बार मैं तुम्हें चूज नहीं करूंगी बल्कि मैं सन को चूज करूंगी। और इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 4 के शुरुआत में तीसरे गेम का अनाउंसमेंट हो जाता है। ये गेम एक ट्रेजर हंट था जो कि फार्म के बाहर होने वाला था। सारे ग्रुप्स को एक एक कार एलोकेट की जाती है जिसमें बैठकर उन्हें एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए उस गेम को खेलना था। अब जब टीम चूज करने की बारी आती है तो दे और शनेल दोनों ही इस बार सन के टीम में थे। गेम के रूल्स ये थे कि प्लेयर्स को डाइस रोल करना होगा और जो नंबर डाइस पे आएगा वो ये इंडिकेट करता है कि कौन सी टीम को किस चेक पॉइंट के थ्रू जाना होगा। सारे चेक पॉइंट पे उन्हें कोई सीक्रेट कार्ड मिलेंगे। अगर वो सीक्रेट कार्ड किसी लड़की को मिल गया तो वो उस कार्ड को यूज करके पिछले राउंड के विनर का सारा पॉइंट्स ले सकती है और जो भी टीम लास्ट आएगी वो इस गेम से बाहर हो जाएगी। सारे लड़के डाइस रोल करके अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। सन ड्राइव करता है, शनेल उसे नेविगेट करती है। एक्चुअली में शनेल को ठीक से मैप देखना आता ही नहीं था, इसीलिए वो लोग बार बार डेड एंड पे पहुंच जा रहे थे। शनेल उन्हें बार बार गलत रास्ते पर लेकर जा रही थी, इसीलिए सन दे को आगे बैठने के लिए कहता है। दे उसे अच्छे से नेविगेट तो करती है लेकिन वो उसे पूरे रास्ते बहुत डांटती है। वो लिटरली चिल्ला चिल्ला कर उसे पागल कर देती है। सन को मजबूरन बोवी को आगे बुलाना पड़ता है।
काफी दूर ट्रेवल करने के बाद सन और मैक्स की टीम अपने पहले चेक पॉइंट पे पहुंच चुके थे। वहाँ पर एक पजल रखा हुआ था। पजल देखकर दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि वो पजल बहुत डिफिकल्ट था। सन से वो पजल बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए वो झूठ बोल देता है। कहता है मुझे तो इसका आंसर पता है, लेकिन मैं इस गेम को डिफिकल्ट बनाना चाहता हूँ। मैं अपने टीम मेंबर्स को चांस देना चाहता हूँ। शनेल कहती है पजल को तो मैं ही सॉल्व करूंगी। सन कहता है मैक्स बहुत स्मार्ट है, लगता है वो इस पजल को जल्दी सॉल्व कर लेगा। लेकिन मैक्स से पहले ही शनेल उस पजल को सॉल्व कर लेती है। थोड़ी देर में वो भी उस पजल को सॉल्व कर लेता है। अगले चेक पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचने वाली सन की टीम थी। वहाँ पर एक चाबी थी जो कि उस एरिया में छुपा कर रखी हुई थी। शनेल सन से कहती है हमें टीम्स में पैर अप होकर चाबी को ढूंढना चाहिए। उसे एक्चुअली में सन के साथ रहना था, लेकिन सन उससे कहता है तुम और बोवी वहाँ जाकर ढूंढो और मैं और दे यहीं पर ढूंढेंगे। ये सुनकर शनेल की पूरी प्लानिंग बिगड़ जाती है। वो जब भी सन के साथ रहने की कोशिश कर रही थी वो उसे दूर दूर भाग रहा था। जैसे वो लोग चाबी ढूंढना स्टार्ट करते हैं सन का पूरा ध्यान दे पर ही था। दे पूछती है तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, हमें तो चाबी ढूंढनी है ना। तो सन कहता है आज तुम अपना लॉकेट पहन कर आई हो। दे कहती है तुमने मुझे इसीलिए चूज किया ना ताकि तुम मुझसे लड़ाई कर सको, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। सन कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी है। दे पूछती है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, इसलिए क्योंकि तुमने मुझे स्टॉकर कहा या फिर इसलिए कि तुमने मुझे कम स्कोर दिया। सन कहता है मैंने तुम्हें बिना जाने जज किया इसलिए मुझे माफ कर देना। दे कहती तुमने सही कहा था, जब हम डेट पर गए थे तब मैंने बहुत ही अलग बिहेव किया। मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैंने कहा मेरा पैशन ये है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और इस फैमिली का पार्ट बनना है, जबकि सच्चाई तो ये है कि मुझे मेरा पैशन पता ही नहीं। मैं तो इस शो में इसीलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी बहन का अच्छे से इलाज करवा सकूं। और रही बात किसी लड़के से शादी करने की तो मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सन कहता है मैं चाहता हूँ तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत जाओ। इतना कहकर वो उसके नजदीक आने लगता है। इतने में दे पाउट बना के खड़ी हो जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि सन उसे किस करने ही वाला है, जबकि वो उसे किस करने के लिए नहीं बल्कि चाबी ढूंढने के लिए उसके नजदीक आया था। एक टेडी बेयर के गले में उन्हें वो चाबी मिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि सामने वाले बॉक्स में एक और चाबी रखा हुआ था, यानी कि वहाँ पर 2 चाबी थी और एक ही चेस्ट था। इसका मतलब अगर यहाँ पर एक और टीम पहुंच गई तो उन दोनों टीम्स को कम्पीट करना पड़ेगा। इतने में वहाँ पर आमंड की टीम पहुंच जाती है। बताया जाता है कि उन्हें टीम वर्क करके इस गेम को जीतना होगा, यानी कि जो जितनी अच्छी टीम वर्क करेगा वही टीम इस राउंड को जीत जाएगा। आमंड की टीम बहुत ही कोऑर्डिनेशन में खेल रही थी, लेकिन सन की टीम आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। इतने में सन उन्हें शांत करता है, कहता है अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर हम लोग कभी नहीं जीतेंगे। दोनों ही टीम्स ने टेडी बेयर को ऑलमोस्ट बाहर निकाल लिया था, लेकिन तभी आमंड की टीम का टेडी बेयर वापस गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनका टेडी बेयर चेन में अटक गया था, जिसके बाद वो लोग उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। सन की टीम ये राउंड जीत चुकी थी। अब वो लोग इस गेम के लास्ट चेक पॉइंट के लिए निकलते हैं। धीरे धीरे करके दे और शनेल आपस में बात करने लग गए थे। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उसी मोमेंट पर उनके गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। सन को टायर बदलना आता ही नहीं था। इतने में मैक्स वहाँ पर पहुँचता है। कहता है लगता है तुम लोग हारने वाले हो, तुम लोग फिनिश लाइन तक पहुँचे ही नहीं और तुम्हारी गाड़ी यहीं पर खराब हो गई। ये सुनकर दे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सन से कहती है तुम पीछे हटो, मैं सब कुछ देख लूंगी। वो बहुत ही आसानी से टायर बदल लेती है। सारे ही लोग दे से बहुत इम्प्रेस थे क्योंकि वो किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर लेती थी। उसने आज तक बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब किए थे, जिस वजह से उसे बहुत सारे काम आते थे। मैक्स की टीम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक सन भी वहां पर पहुंच जाता है। दोनों ही लड़के फिनिश लाइन की तरफ भागने लगते हैं। मैक्स से पहले सन फिनिश लाइन को टच कर लेता है। वो लोग इस गेम को जीत चुके थे। उनके साथ साथ ऑडियंस भी उनके लिए बहुत खुश थी। स्कोरबोर्ड के अकॉर्डिंग शनेल सबसे ऊपर थी, इसीलिए उसे डेट चूज करने का सबसे पहला मौका मिलता है। इस बार ऑडियंस वोट को उनके स्कोर के साथ ऐड नहीं किया गया था, जिस वजह से दे 5वें पोजीशन पे थी। ये देखकर उसकी बहन को बहुत बुरा लगता है। सब लोग जानते थे कि मैक्सिमम ऑडियंस वोट दे को ही मिल रहा है और इसीलिए इस बार जानबूझकर ऑडियंस वोट को स्कोर में ऐड नहीं किया गया था। सब लोग उस शो के बारे में बहुत ही बुरे बुरे कमेंट करते हैं, कहते हैं जानबूझकर स्कोर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। फिर अगले सीन में सन मैक्स से कहता है अगर पहले राउंड में तुमने चेस्ट को आसानी से ओपन कर लिया होता तो आज का गेम तुम जीत जाते। तुम तो इतने स्मार्ट हो, फिर तुमसे वो पजल जल्दी सॉल्व क्यों नहीं हुआ। ये सुनते ही मैक्स शनेल की तरफ देखता है। मैक्स को देखकर सन समझ गया था कि वो एक्चुअली में शनेल को पसंद करता है। उसी वक्त दे शनेल के पास आकर बैठ जाती है तो शनेल कहती है पहले मुझे लगा था कि तुम यूजलेस हो, लेकिन मैं गलत थी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। ये सुनकर दे हंसते हुए पूछती है क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो। तो शनेल कहती है अगर हम लोग इस गेम के बाहर मिले होते तो शायद हम लोग बहुत अच्छे दोस्त होते। अब स्कोर के अकॉर्डिंग 5 लड़कियों को अपना अपना डेट चूज करने का मौका मिलता है। इस बार पहला चांस शनेल को मिलता है, इसीलिए वो सन को चूज करती है। ये देखकर मैक्स को बहुत बुरा लगता है। इस बार दे को चूज करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो 5वें पोजीशन पे थी, इसीलिए उसे आमंड के साथ जाना पड़ता है। ये देखकर वो तो बहुत खुश था। दे कहती है मुझे कम स्कोर मत देना। आमंड कहता है मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर हमें उनके डेट का सीन दिखाया जाता है। दे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होगा, अगर मैंने ज्यादा खाना खाया तो मुझे कम स्कोर तो नहीं दोगे ना। तो आमंड कहता है मुझे वो लड़कियां पसंद है जो अपना खाना ठीक से खाती हैं और ज्यादा खाती हैं। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है। बताया जाता है कि 5 कपल में से किसी एक को डेट पर जाने का मौका नहीं मिलेगा और वो कपल है दे और आमंड। पहले तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन बाद में बताया जाता है कि दे के लिए
एक स्पेशल डेट प्लान किया गया है क्योंकि दे को मैक्सिमम ऑडियंस वोट मिला है। जेनी जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि उसका शो और पॉपुलर हो जाए और उसके शो के बारे में कोई बुरी बातें ना बोले। ये देखकर दे भी शॉक्ड थी। कहती है मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे खाना ही नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर स्पेशल डेट पर भेज दिया। उन दोनों को स्पेशली एक अलग लोकेशन पर भेजा गया था। अब जब खाना सर्व किया जाता है तो आमंड दे से कहता है तुम मेरा खाना भी खा सकती हो। स्क्रीन के थ्रू जेनी सारा कुछ देख रही थी। तभी एक लेडी आकर बताती है दे को स्पेशल डेट पर भेजने का डिसीजन सही था। ऑडियंस उसे बहुत पसंद करती है। इस तरफ मैक्स बोवी से पूछता है क्या तुम शनेल से गुस्सा नहीं हो? वो तुम्हें बार बार अपने आप से दूर करती है, फिर भी तुम उसके पास जाती हो। बोवी कहती है ऐसा लोगों को दिखता है, लेकिन तुम उसे गलत मत समझना। जब मैं छोटी थी तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, कोई मुझसे दोस्ती करता ही नहीं था, लेकिन शनेल ने ऐसा नहीं किया। उसने मुझसे दोस्ती की। वो हमेशा से मेरे साथ रही। सबको लगता है उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं है। बाहर से वो गुस्से वाली लगती है, लेकिन अंदर से वो एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। वो मन की बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ हम दे और आमंड को देखते हैं जो अपने डेट पर डांस कर रहे थे। दोनों को डांस नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो बहुत एंजॉय करते हैं। बाकी के लोग भी यही कहते हैं। जब भी वो आमंड के साथ होती है वो बहुत रिलैक्स्ड रहती है। नाचते वक्त दे का लॉकेट नीचे गिर जाता है। तभी आमंड उसे उसका लॉकेट उठाकर देता है। कहता है ऐसा ही लॉकेट सन के पास भी है। मुझे लगता है ये दोनों लॉकेट आपस में जुड़े हुए हैं। ये सुनकर दे शॉक्ड रह जाती है। अब जब स्कोर देने की बारी आती है तो दे को मैक्सिमम स्कोर मिलता है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो एक आदमी का फिंगरप्रिंट एक जगह पर स्कैन कर रही थी। थोड़ी देर में वेल उसी एरिया में पहुंच जाती है जहाँ पर सबका ही जाना मना था। उसके पास पहले से ही फिंगरप्रिंट था, इसीलिए वो आसानी से अंदर घुस जाती है। अंदर एक सिस्टम रखा हुआ था, वहाँ पर हर एक इंसान का रिकॉर्ड था। वो जैसे ही 1996 का रिकॉर्ड खोलती है तो उसे वहाँ पर किसी का नाम मिलता है। वो मन में कहती है माँ मैंने उसे ढूंढ लिया है। और इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 5 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी लेडी को एक लड़का हुआ था। इतने में वहाँ पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं और उसके बेटे को उठाकर ले जाते हैं। फिर वो लोग उस लेडी को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। जन्म होते ही वो अपने बेटे को खो देती है। उसके बाद काफी टाइम तक उसे कन्फाइनमेंट के अंदर बंद करके रखा जाता है जहाँ पर और भी लोग थे। पता चलता है वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वेल की मॉम थी। गवर्नमेंट ने वहाँ के सारे लोगों से झूठ कहा और उन्हें पूरे तरीके से कंट्रोल किया। वो लोग उन्हें ऐसी दवाई खिलाते थे जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन एक पॉइंट के बाद वेल की मॉम ने वो दवाई खाना बंद कर दिया क्योंकि वो सब कुछ समझ चुकी थी। यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि एक्चुअली में आमंड वेल का भाई था, जिसके जन्म होते ही वो लोग उसे उठाकर ले गए और तब से वो फार्म पर ही रह रहा था और उसी को ढूंढने के लिए वेल वहाँ पर आई थी। उसी मोमेंट पर वहाँ पर कोई पहुंच जाता है जिस वजह से उसे भागना पड़ता है। भागते वक्त उसकी आईडी कार्ड वहीं पर गिर जाती है। इसके पहले कि वो वहाँ से बाहर जाती, इतने में एक गार्ड उसे पकड़ लेती है। पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इतने में आमंड वहाँ पर आ जाता है। कहता है ये तो मेरे साथ आई है। अपने भाई को देखकर वो बहुत खुश थी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। दे को याद आता है आमंड ने उससे कहा था कि सन के पास बिल्कुल वैसा ही लॉकेट है जैसा तुम्हारे पास है। यही याद करके वो सन के पास पहुंच जाती है। कहती है मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारे पास भी वैसा ही लॉकेट है जैसा लॉकेट मेरे पास है। ये सुनते ही सन उसे अपना लॉकेट दिखाता है। वो दे के लॉकेट को अपने लॉकेट से जोड़ देता है और कहता है फाइनली तुम्हें याद आ गया। ये सुनकर दे बहुत खुश हो जाती है। कहती है तुम तो बहुत लंबे हो गए। खुशी के मारे वो उसे गले लगा लेती है। सन पूछता है तुम्हें मुझे याद करने में इतनी देरी कैसे हो गई? तो दे कहती है तुम्हें भी तो मैं याद नहीं थी और तुमने तो मुझे स्टॉकर भी कहा था, यहाँ तक कि तुमने मुझे कंपटीशन से बाहर निकालने की भी कोशिश की। फिर हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दे सन को एक जगह पर लेकर आई थी। कहती है ये उसकी सीक्रेट जगह है। वो उसे टॉफी देती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सन तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। दे कहती है तुम बोलते नहीं हो क्या? आज से तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हें म्याऊ म्याऊ बुलाऊंगी जैसे हम बिल्ली को बुलाते हैं। मुझे बचपन से एक कैट चाहिए था, मुझे कैट तो नहीं मिला लेकिन मुझे तुम मिल गए। सन पूछता है क्या तुम मेरी मॉम को जानती हो? तो दे कहती है तुम तो बात कर सकते हो। सन कहता है मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि वो मुझे मेरी मॉम के पास लेकर जाएंगे, क्या तुम मेरी मॉम को यहाँ ला सकती हो? तो दे कहती है आसपास तो बहुत सारी मॉम है, इसमें से तुम्हारी मॉम कौन सी है? फिर वो बताती है कुछ टाइम पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई और उसकी मॉम ने उसे लॉकेट दिया था और कहा था कि जो भी इस लॉकेट को पहनेगा उस इंसान को ये लॉकेट प्रोटेक्ट करेगा। इतना कहकर वो उसे आधा लॉकेट दे देती है और कहते हैं ये लॉकेट तुम्हारी हेल्प करेगा ताकि तुम उस इंसान से मिल सको जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर एक दिन वो खाना लेकर उसी जगह पर पहुंचती है तो देखती है किसी ने उस जगह को तोड़ दिया था और सन भी वहाँ पर नहीं था। प्रेजेंट में वो बताता है उस दिन गवर्नमेंट के लोग उसे आकर ले गए और तब से वो इसी फार्म पर रह रहा है। उन लोगों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। दे पूछती है तुम्हारे डैड आए थे क्या? सन बताता है उसके डैड को उन लोगों ने पकड़ लिया था। कहता है मेरी हालत भी इन मछलियों की तरह ही है, मैं भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। दे कहती है मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। सन कहता है मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर हम किसी दिन मिलेंगे तो क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। मैं तो ये भी सोचता था कि तुम बड़ी होकर कैसी दिखोगी। फिर वो दोबारा से उसे वो लॉकेट पहना देती है। कहती है मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ, ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। दे कहती है आज हमारा कोई शूट नहीं है, इसीलिए हम दोनों बाहर
चलते हैं। दूसरी तरफ हम पेपर को देखते हैं जो चुन का गाया हुआ गाना सुन रहा था। तभी उसके पास चुन का मैसेज आता है। वो ये सारी बातें बोवी को बता देता है। तो बोवी कहती है तुमने चुन से बात किया? वो तो कभी किसी को रिप्लाई नहीं करता। वो रोज ही उससे बात करने लग जाता है। कहता है मुझे बाहर की दुनिया के बारे में जानना है। तो चुन कहता है अगर तुम सब कुछ जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। पेपा कहता है मैं बाहर नहीं आ सकता। इस फार्म के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। गार्ड्स हमेशा हमारा पीछा करते रहते हैं। चुन कहता है क्या तुम्हें बोर नहीं होता? क्या तुम्हें फ्री नहीं होना है? पेपा कहता है मुझे नहीं पता, मैं बचपन से यही रह रहा हूँ। मुझे इस फार्म के अलावा और कुछ नहीं पता। ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम फिश से पूछ रहे हो कि उसे उड़ना आता है क्या? तो चुन कहता है लेकिन तुम फिश नहीं हो, तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। प्रेजेंट में बोवी कहती है चुन ने तुम्हारे सामने कन्फेशन किया है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? पेपा कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो अच्छा इंसान है। मैं तो तुम्हें भी पसंद करता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तो बोवी कहती है फिर हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। इतना कहकर वो उसे किस कर लेती है। पूछती अब तुम्हें कैसा लग रहा है? फिर वो हंसते हुए कहती है लगता है तुम भी मेरी तरह ही हो। जैसे तुम्हें वो पसंद है वैसे ही मुझे मैक्स पसंद है। मैक्स के अलावा मैं किसी और के बारे में सोचती ही नहीं। इस तरफ जेनी वेल से पूछती है आखिर तुम कर क्या रही थी? मुझे तुम्हारी आईडी कार्ड मिली। तो वेल कहती है मैं शूटिंग करने के लिए अच्छा लोकेशन ढूंढ रही थी और इसी चक्कर में मैं गुम हो गई। जेनी कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, तुमने रूल्स को तोड़ा है। वेल कहती है मेरा भाई इसी फार्म पर है, मेरी माँ मुझसे मिलना चाहती है। उन्होंने मुझे बताया उनकी मर्जी के बिना उन्हें यहाँ पर लाया गया था। उन्हें एक जगह पर बंद करके रखा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। वो तो बस अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी, फिर इसमें गलत क्या है? जेनी कहते यहाँ पर जो भी रूल्स हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, दोबारा से ऐसा कुछ भी मत करना। कुछ ही देर में उसकी फ्रेंड उससे बात करने आती है। कहती है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारे बेटे को भी इसी फार्म पर रहना पड़ेगा। तो जेनी कहती है जब वो हमारे एज का हो जाएगा तब हम उससे मिल पाएंगे। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने किसी ग्रुप्स के बारे में सुना है जिन्हें सिटी ग्राउंड कहा जाता है, वो हम जैसे लोगों की मदद करते हैं। तो जेनी कहती है तुम्हें भी पता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। अगर मैं यहाँ से भाग गई तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें अपने बेटे के लिए करना ही होगा, उसका यहाँ पर रहना सही नहीं है, ये थोड़ी ना कोई लाइफ है। फिर हम सना और दे को देखते हैं जो फार्म से बाहर जा रहे थे। सन ने लड़कियों वाला गेटअप लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। उनके सामने कैमरा था जो कि चारों तरफ घूमता रहता था। सन कहता है जैसे ही गार्ड इस तरफ आएंगे कैमरा दूसरी तरफ घूम जाएगा, तभी हमें भागना होगा। दे पूछती है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? सन कहता है मैंने ये प्लान बहुत ही पहले बना लिया था, लेकिन मेरे अंदर भागने की हिम्मत नहीं थी। भागकर वो एक वॉल के पास पहुंच जाते हैं। वो एक दूसरे के काफी नजदीक थे। इतने में दे उसे किस करने की कोशिश करती है। सन पूछता है तुम ये क्या कर रही हो? इतने में दे मन में कहती है मुझे कैसे भी करके कंट्रोल करना होगा। भागते भागते उनके सामने एक लड़की आ जाती है। पहले तो वो उससे भूत समझ के डर जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो तो पेपर था। वो सन से कहता है मैंने तुम्हारे प्लान को फॉलो करने की कोशिश की, मैं कब से शैडो की तरह चल रहा हूँ, किसी ने मुझे देखा ही नहीं। सन कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, अपने रूम में चले जाओ। तो पेपर कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। अच्छा तो ये होगा कि हम दोनों साथ में चलते हैं। और तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? क्या तुम दे को पसंद करते हो? तो दे मना कर देती है। फिर वो तीनों वहाँ से भागना चालू करते हैं। भागते भागते वो रोड पर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक कार दिखती है जो उन लोगों ने शूटिंग के टाइम पर यूज किया था। वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। तो दे कहती है इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पहली बार स्कूल बंक कर रहे हैं। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरफ वेल आमंड का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वो कहती है तुम्हारे रिकॉर्ड पर तो ये लिखा है कि तुम्हारी मम ने तुम्हें फार्म को दे दिया और तुमसे दोबारा कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आमंड कहता है ऐसा ही हुआ था। वेल पूछती है क्या तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में सोचा? आमंड कहता है मैंने नहीं सोचा, अगर मेरी मम ने मुझे छोड़ भी दिया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करने के पीछे उनका कोई रीजन होगा। मैं तो हमेशा यही रहा हूँ और यही मेरा घर है। वेल कहती है अगर ऐसा हुआ हो कि तुम्हारी मम ने तुम्हें कभी छोड़ा ही ना हो और वो अभी तुम्हें ढूंढ रही हो, तो आमंड चिल्लाते हुए कहता है मैं चाहता हूँ मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो ये लॉ को तोड़ना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी मुसीबत में फंसे। मैं यहाँ पर खुश हूँ। दूसरी तरफ ये तीनों फार्म के बाहर पहुंच चुके थे। पेपा वहीं पर उतर जाता है। वो उन दोनों से पूछता है तुम दोनों डेट पर हो क्या? इतने चिपक कर क्यों बैठे हो? तो दे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम दोनों डेट पर नहीं है, हम तो बस दोस्त हैं जो बाहर घूमने आए हैं। दे म्यूजिक प्ले करती है लेकिन बार बार रोमांटिक गाना बज जा रहा था। इतने में वो गाना चेंज करती है। तो सन कहता है रहने दो, गाना इतना बुरा भी नहीं है। इस तरफ पेपर वहीं पर खड़ा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। दूसरी तरफ दे सन के लिए खाना लेने गई थी। इतने में वहाँ की लेडी उसे पहचान लेती है। कहती है तुम तो वही हो ना जो शो पर गई थी? वहाँ के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है। वो जो खाना उसके लिए लेकर आई थी सन ने वैसा खाना कभी नहीं खाया था। कहता है मेरी बॉडी देखो, मैं कितना स्लिम हूँ, मेरी स्किन देखो, मुझे वही खाना पड़ता है जो मुझे खाने के लिए कहा जाता है। फिर देव उसे अपने घर लेकर आती है। पहले तो उसकी बहन को लगता है कि वो सपना देख रही है, इसीलिए वो सन के गालों को टच करती है और पूछते क्या तुम सच में यहाँ पर हो? मैंने हर जगह सन की पोस्टर लगा के रखी थी। पूछता है क्या तुम मेरी फैन हो? तो मैं कहती है पहले मैं तुम्हारी फैन थी लेकिन अब मैं दे की फैन हूँ। तभी सन को वहाँ पर एक कैट दिखता है। मैं कहती है ये तो उनके नेबर्स का कैट है, दे ने मुझे बताया था। पहले उसके पास भी एक कैट था जिसे वो म्याऊ म्याऊ बुलाती थी। फिर एक दिन वो कहीं गायब हो गया। उस दिन वो बहुत रोई। उसने उस
उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला और उस दिन के बाद से उसे दोबारा से कभी कैट नहीं लाया। दे के अंदर इस बात का डर था कि वो दोबारा से उसे खो ना दे। वो कहती है दे बाहर से बहुत ही टफ दिखती है लेकिन अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। ये सब सुन के सन इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो किसी बिल्ली की नहीं बल्कि उसी की बात कर रही है। तभी दे वहाँ पर आती है। सन कहता है मुझे पता है कि मुझे अभी कहाँ जाना है। इस तरफ चुन पेपर को एक जगह पर लेकर आता है। कहता है ये एक सीक्रेट जगह है और ये सिटी ग्राउंड का हेडक्वार्टर भी है। इस तरफ दे कहती है अगर मैं कॉम्पिटिशन जीत गई और लास्ट में अगर मैंने तुम्हें चूज किया तो फिर तुम क्या बोलोगे। सन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो दे पूछते इससे तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें लगता है मैं कैपेबल नहीं हूँ, क्या मैं जीत नहीं सकती। सन कहता है ऐसा नहीं है। तो दे कहती है शायद तुम किसी और को पसंद करते हो। ये सुनते ही सन उसे पकड़ लेता है और कहता है ये कॉम्पिटिशन पहले से ही फिक्स्ड है। हम दोनों चाहे कैसा भी फील करें, साथ रहने की कितने भी कोशिश कर ले, लास्ट में कुछ ऐसा होगा जो हमें साथ रहने नहीं देगा, हम साथ में जीत नहीं पाएंगे। तो दे कहती है अगर ये सब पहले से स्क्रिप्टेड है इसका मतलब तुम ये बात जानते हो कि लास्ट में तुम्हें कौन मिलने वाला है। इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 6 के शुरुआत में मैक्स शनेल से कहता है मैं तुम्हें स्विमिंग करते वक्त देख रहा था, क्या तुम ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रही हो। तो शनेल कहती है मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया है इसीलिए मुझसे दोबारा बात करने मत आना। मैक्स पूछता है आखिर तुम सन को क्यों चूज कर रही हो। तो शनेल कहती है मुझे बस वही चीज पसंद आता है जो बेस्ट होता है। मैक्स कहता है सन तो हमेशा से एक स्टार था और रही बात मेरी, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं तो बस एक बैकअप हूँ। शनेल कहती है ये बात कितनी बुरी है ना, कभी कभी हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इससे कुछ होता नहीं। दूसरी तरफ हम पेपर को देखते हैं। वो चुन से कहता है मुझे पता था कि सिटी ग्राउंड एक ऐसी जगह है जो फार्म को अपोज कर रहा है। चुन कहता है सच्चाई तो ये है उनकी फैमिली को उनसे दूर कर दिया गया, अपने राइट्स पाने के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। 13 साल पहले हमने एक प्लान बनाया था ताकि हम फार्म के ग्रुप को बचा सके लेकिन यह प्लान फेल हो गया। हमारे ग्रुप में जितने भी आदमी थे सबको जबरदस्ती फार्म पर ले जाया गया, बस कुछ ही लोग वहाँ से भागने में कामयाब हुए। तब से हम अंडरग्राउंड छुप कर रह रहे हैं ताकि किसी को पता न चले। इस तरफ दे सन को उसी जगह पर लेकर आई थी जहाँ पर उसने उसे बचपन में लाया था। सन कहता है उन लोगों ने हमसे ये कहा कि वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिस्टम बहुत खराब है, यहाँ तक ये शो भी एक दिखावा है, हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम लोग फ्री हैं। बड़े बड़े फैमिली रिश्वत देते हैं ताकि वो अपनी बेटियों की शादी करवा सके। दे पूछती है क्या बाकी लड़कों को ये सब पता है कि रिजल्ट्स पहले से फिक्स्ड है। सन कहता है मुझे लगता है उन्हें नहीं पता है, अगर मैं शनेल के घर पर नहीं गया होता तो ये बात मुझे पता नहीं चलती। मैंने अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। इस तरफ चुन कहता है जिन भी औरतों ने अपने बेटे को देने से मना किया उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन्हें वहाँ पर बहुत टॉर्चर किया। पेपा कहता है मैं बचपन से फार्म पे रह रहा हूँ, ये सारी बातें मुझे कैसे पता नहीं चली। चुन कहता है मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, यही सच्चाई है। तो पेपर कहता है फिर मेरा क्या, मेरी मॉम ने खुद से मुझे फार्म को दे दिया था, मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो चुन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी मॉम ने खुद से तुम्हें फार्म को दे दिया। दुनिया में ऐसी कितनी मॉम्स होती हैं जो जानबूझकर अपने बच्चों को दूसरों को दे दे। तुम तो हमेशा से फार्म पर रहे हो, तुम्हारी कभी कोई मॉम नहीं थी लेकिन मेरी तो थी। उन्हें प्रेशराइज करके उनके बच्चों से दूर किया गया। तो पेपर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरी मॉम अभी जेल में है। चुन कहता है तुम्हें ये सारी बातें समझने में टाइम लगेगा, तुम बचपन से उसी फार्म पर रहे हो इसीलिए तुम आसानी से मेरी बातों का भरोसा नहीं करोगे। दूसरी तरफ सन दे से कहता है पहले मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था, शायद उस वक्त मैं कमजोर था लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ से और भी बहुत कुछ चाहिए। इतना कहकर वो उसे किस करने वाला था लेकिन तभी फायर क्रैकर्स की आवाज आती है। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाता है। उसे याद आता है उसके डैड को भी उसके सामने ही शूट किया गया था और यही रीजन था कि उसे पटाखों की आवाज से डर लगता था। दे उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत डर गया था। इतने में वो उसके कान पर अपना हाथ रखती है और सीधा उसे किस कर लेती है। काफी देर हो चुका था, पेपर वहाँ से निकलने लगता है। तो चुन उससे कहता है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा यहाँ पर आओगे। वो तीनों ही फार्म के लिए निकल चुके थे, उन्हें अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था लेकिन उन्हें जाना ही पड़ता है। सन कहता है अगर हम अभी यहाँ से भाग गए तो हम कभी भी सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएंगे, हमें सबको सच्चाई दिखानी होगी कि आखिर इस फार्म पर चल क्या रहा है। तभी पेपा उनसे कहता है उसे चुन ने बताया था कि कोई सिटी ग्राउंड का इस शो पर काम कर रहा है। ये सुनकर दे समझ जाती है कि जरूर वो वेल है। अब वो तीनों जाकर वेल से मिलते हैं। वेल कहती है तुम लोग चुन से मिले थे और अब तुम सिटी ग्राउंड की हेल्प करना चाहते हो। फिर वो सन से कहती है तुम शनेल की मॉम से काफी क्लोज हो, तुम तो कितनी बार उसके घर पे भी गए हो, अगर हमें दुनिया को सच्चाई दिखानी है तो हमें एविडेंस की जरूरत है। दे कहती है तुम्हारा यहाँ काम करने के पीछे ये रीजन था। वेल कहती तुम सही बोल रही हो, मैं सिटी ग्राउंड के लिए ही काम करती हूँ। वहीं पर हम किसी को देखते हैं जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर हमें अगले गेम का सीन दिखाया जाता है जिस गेम का नाम था हैंसल एंड ग्रेटल। कुछ प्लेयर्स को विचेस बनना था और बाकी के प्लेयर्स को विलेजर्स बनना था। जो विलेजर्स की टीम होगी उन्हें 6 मिनी गेम्स कंप्लीट करना था। उन मिनी गेम्स को
कंप्लीट करके उन्हें ऐसे आइटम्स मिलेंगे जिन आइटम्स को यूज करके वो विचेस को हरा सकते हैं। सारे विचेस को अपनी पहचान छुपा कर रखनी है। विचेस को बिना किसी को बताए विलेजर्स को मारना होगा। विलेजर्स की टीम जीत जाएगी अगर वो सारे मिनी गेम्स को कंप्लीट कर ले और साथ ही में सारे विचेस को पकड़ ले। विचेस की टीम तब जीतेगी अगर वो सारे विलेजर्स को मार दे। विलेजर्स के लिए गेम टफ है क्योंकि उन्हें मिनी गेम्स कंप्लीट करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि विचेस उन्हें पकड़ ना ले। अब सारे ही लोगों को उनका रोल असाइन किया जाता है। उनमें टोटल 3 विच थे और बाकी के सारे विलेजर्स थे। सारे ही विचेस को पता होगा कि बाकी के विचेस कौन है, लेकिन विलेजर्स को कुछ भी पता नहीं होगा। इस गेम में जो भी लड़की जीतेगी वो किसी भी एक लड़के को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जा सकती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं इन चारों ने प्लान बनाया था। वेल कहती है शनेल की मॉम ये चाहती है कि शनेल और सन साथ में रहें। हमें इस चीज का प्रूफ सोशल मीडिया पर अपलोड करना होगा ताकि सबको सच्चाई पता चल सके। ये गेम हमारी हेल्प कर सकता है। अगर ये गेम शनेल जीत गई तो हमें इजीली एविडेंस मिल जाएगा। वो तीनों कहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि शनेल ये गेम जीते। सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर गेम शुरू हो चुका था। गेम के शुरुआत में एक विलेजर की मौत हो जाती है। गेम का रूल ये था कि अगर किसी को किसी की बॉडी मिल गई तो फिर वो एक मीटिंग बुलवा सकता है ताकि सब लोग मिलकर डिस्कस कर सके कि आखिर इसे किस विच ने मारा है। एक लड़की कहती है मुझे लगता है ये विच कोई लड़का है, लेकिन कोई भी लड़का इस बात को नहीं मान रहा था। कहते हैं वो विच नहीं बल्कि विलेजर है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेल कहती है मुझे लगता है शनेल को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाएगा, ऐसा जिससे वो स्पेशल लगे। मुझे लगता है शनेल ही ग्रेटल है क्योंकि इनमें से किसी एक को ग्रेटल बनाया जाएगा और ग्रेटल को पता होगा कि इनमें से विच कौन है। बस वो एक इनविजिबल विच को नहीं देख पाएगी। अगर ग्रेटल चाहे तो विलेजर्स की हेल्प कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी उससे बच के रहना होगा। अगर इनविजिबल विच को पता चल गया ग्रेटल कौन है तो फिर विलेजर्स की टीम हार जाएगी। अब वो सारे ही लोग वोट करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर उनमें से विच कौन है। ये वोट किसी लड़की को मिलता है, लेकिन पता चलता है कि ये कोई विच नहीं बल्कि विलेजर थी। अब जैसे ही गेम दोबारा से शुरू होता है इतने में सन शनेल को लेकर जाने लगता है। तभी मैक्स उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। वो लोग आपस में ही लड़ने लग गए थे। इतने में दे आकर कहती है हम सबको साथ में चलना चाहिए। उन लोगों ने अपना पहला मिनी गेम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी विचेस के पास पॉइजन थे जिनसे वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। भागते भागते दे को आमंड मिल जाता है और वो दोनों अपना सेकेंड गेम स्टार्ट करते हैं। बातों ही बातों में वो दे से पूछता है तुम लोग चाहते हो कि शनेल ये गेम जीत जाए? दे पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता? आमंड कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस तरफ सन शनेल को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है वहाँ पर शनेल नहीं थी बल्कि वो तो पेपर था, यानी कि वो पेपर को शनेल समझकर वहाँ तक लेकर आया। शनेल तो एक्चुअली में मैक्स के साथ थी। वो कहती है मुझे लगा कि तुम सन हो, इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के भाग रही थी। मैक्स कहता है मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, इसीलिए तुम मेरे साथ रहो। शनेल कहती है तुमने एक बार भी सोचा क्या कि शायद मैं विच हो सकती हूँ? मैक्स कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ दे को एक और बॉडी मिल जाती है, इसीलिए वो सारे लोगों को मीटिंग के लिए बुलाती है। उनके पास दोबारा से एक चांस था ताकि वो विच को ढूंढ सके। सबका शक दे पर जाता है। कहते हैं तुम ही विच हो और तुम्ही ने जानबूझकर मीटिंग बुलवाई। वो सारे ही लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। इतने में आमंड कहता है दे ने ये नहीं किया है क्योंकि वो पूरे टाइम मेरे साथ थी। तभी वो जिन की तरफ देखता है और कहता है विच तुम ही हो। जब भी तुम झूठ बोलते हो तब तुम अपना नाक खुजलाते हो। वो सारे लोग मिलकर उस पर बहुत प्रेशर डालते हैं। डर के मारे वो भी मान लेता है कि वही विच है। जितने भी लोग बाहर हुए थे उन्हें एक अलग रूम में रखा गया था। 2 विच पकड़े जा चुके थे, अब बस एक ही विच को ढूंढना था। इतने में शनेल मीटिंग बुलवाती है। मैक्स कहता है मैं विच नहीं हूँ, मुझे तो इस गेम से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो बस शनेल के साथ रहना है। इतने में बोवी कहती है मैं भी विच नहीं हूँ, हम तो इतने पुराने दोस्त हैं, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अब जैसे ही वोट देने की बारी आती है शनेल कहती है मैक्स ही विच है, जिसके बाद उसे वोट आउट कर दिया जाता है। लेकिन पता चलता है कि वो तो विलेजर था। एक्चुअली में बोवी इनविजिबल विच थी। उसे याद आता है कि मैक्स और शनेल आपस में क्लोज होने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो मैक्स को पसंद करती थी। अब जैसे ही गेम दोबारा शुरू होता है सन शनेल से आगे जाने के लिए कहता है, बोलता है हम विच को संभाल लेंगे। वो लास्ट मिनी गेम के पास पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक पजल सॉल्व करना था। इतने में बोवी वहाँ पर आ जाती है। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सन भी वहाँ पर पहुंच गया था। वो पेपर को धक्का दे देता है। इतने में बोवी उसे मार देती है तो सन कहता है तुमने इसे मार दिया, अब मैं मीटिंग बुलवाऊंगा, सबको बताऊंगा कि तुम ही विच हो। लेकिन उसके पहले ही बोवी उसे मार देती है। फिर वो शनेल के पास पहुंच जाती है। इतने में दे उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है मुझे लगा तुम शनेल की फ्रेंड हो। तो बोवी कहती है शनेल ये बात जानती है कि मैं मैक्स को पसंद करती हूँ, फिर भी वो उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही है। मैं शनेल को एक गेम जीतने नहीं दूंगी। तो दे कहती है तुम सारा गुस्सा मुझ पर निकालो, उसने आज तक तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, सब कुछ याद करने की कोशिश करो। अब दे जैसे उसे छोड़ती है इतने में वो उसे मार देती है। कहती है मैं शनेल को सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मैक्स को पसंद करती हूँ। दे को मारकर वो शनेल के पास पहुंच जाती है और कहती है अगर तुमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो फिर तुम ये गेम जीत जाओगी। तो शनेल कहती है तुमने तो मुझसे ये कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। बोवी कहती है मैंने पहले ही तुम्हारी बहुत हेल्प की है। तो शनेल कहती है मुझे लगा था कम से कम तुम तो मुझे समझोगी, तुम तो मेरी कंडीशन जानती हो ना, तुम मेरे और मैक्स के बारे में जानती हो। ये एक ऐसी चीज है जो कभी पूरी नहीं होगी, मैं चाहे कैसा भी फील करूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोवी उसे मारने वाली थी लेकिन शनेल की बातें सुनकर वो रुक जाती है। शनेल ने लास्ट मिनी गेम कंप्लीट कर लिया था। अब
इनविजिबल विच के पास एक चांस था, वो गैस कर सकती थी कि इनमें से ग्रेटल कौन है, लेकिन वो शनेल का नाम नहीं लेती बल्कि वो किसी और का ही नाम लेती है। अनाउंसमेंट के थ्रू बताया जाता है कि शनेल ग्रेटल है। विलेजर्स ये गेम जीत चुके थे, लेकिन शनेल को बुरा लगता है। वो बोवी से कहती है, आखिर तुम कौन सा गेम खेल रही हो, तुम तो जानती थी ना कि मैं ही ग्रेटल हूँ, फिर तुमने झूठ क्यों बोला। बोवी कहती है, मैक्स को तो मैं कुछ सालों से ही जानती हूँ, लेकिन तुम तो मेरी लाइफ में बचपन से हो। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। शनेल कहती है, तुम इतनी अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा नहीं पाती। फिर डेट चूज करने का अनाउंसमेंट होता है। अब देखते हैं कौन किसको चूज करेगा। इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 7 के शुरुआत में गेम खत्म होते ही डेट चूज करने की बारी आती है। सबसे पहला मौका शनेल को मिलता है। वो मैक्स के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। इतना कहकर वो सन के पास आ जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। शनेल को मौका मिलता है कि वो सन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जा सके। कुछ ही देर में जेनी दे से कहती है, तुमने बहुत अच्छा गेम खेला, तुम ये सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रही हो ना। बचपन से ही तुम प्रॉब्लम में रही हो। जो फायदा इस फार्म पर रहने वाले लोगों को मिलता है, वो फायदा तुम्हें कभी नहीं मिला, इसलिए तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। कोशिश करना कि तुम ये गेम जीतो। वेल दे से कहती है, मुझे तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तो हमेशा से मैक्सिमम ऑडियंस वोट मिल रहा है, तुम तो आराम से गेम जीतकर हैप्पीली फार्म पर रह सकती हो। तभी दे को याद आता है, आमंड ने कहा था कि उसे सब कुछ पता है, इसीलिए वो सारे लोग आमंड से बात करने जाते हैं। आमंड कहता है, उस रात मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली थी, मुझे तुम्हारा पूरा प्लान पता है। पेपा पूछता है, इसका मतलब तुम हमें ज्वाइन कर रहे हो। तो आमंड कहता है, तुम लोग तो मेरे भाई जैसे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वेल उससे कहती है, बाहर की दुनिया इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना कंफर्ट तुम्हें इस फार्म पर मिला है। क्या तुम श्योर हो कि तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो। तो आमंड कहता है, मैं तुम लोग को अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर वो सन से बात करने आता है। कहता है, जो लॉकेट तुम्हारे पास है वैसा ही सेम लॉकेट दे के पास भी है। इसका मतलब ये वही लड़की है जिससे तुम बचपन में मिले थे। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुमने उसे ढूंढ लिया। सन को ये सारी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी कि आमंड इतने आसानी से उनका साथ दे रहा है। वो दे से कहता है, तुम उसे अच्छे से जानती नहीं हो। वो एक ऐसा लड़का है जहाँ पर रूल्स की बारी आती है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। मैं तो श्योर नहीं हूँ कि वो हमारा साथ देगा। वो तो एक ऐसा लड़का है जो हमें रोकने की कोशिश कर सकता है। तो दे कहती है, एक तो वो हमारा साथ देने की कोशिश कर रहा है और तुम ये सब कह रहे हो, तुम्हें तो अच्छा सोचना चाहिए। इस तरफ शनेल मैक्स से बात करने आती है। कहती है, बोवी तुम्हें बहुत पसंद करती है, क्या तुम ये बात जानते हो। मैक्स कहता है, बोवी मुझे पसंद करती है, ये बात तो सभी जानते हैं, यहाँ तक कि मार्स के लोग भी जानते हैं। शनेल कहती है, बोवी बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। मैक्स कहता है, फिर तुम्हारा क्या, हम भी तो साथ में खुश रह सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुम तो इतने क्यूट हो, फिर मैं तुम्हें कैसे भूलूं। शनेल कहती है, बहुत ईजी है, तुम खुद को कंट्रोल करो और मुझसे दूर रहने की कोशिश करो। तो मैक्स कहता है, यहाँ पर तुम मुझसे बात करने आई हो, मैं तो नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम खुद को इतना रोकने की कोशिश क्यों कर रही हो। अगर मैं सन से हार भी गया तो भी मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन जहाँ पर तुम्हारी बात आती है मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शनेल सन को लेकर अपने घर आई थी। अब जब सन शनेल को खाना ऑफर करता है तो उसके पेरेंट्स कहते वो ये सब नहीं खाती। शनेल पूरे टाइम मैक्स के बारे में सोच रही थी, वो तो किसी और की बात सुन भी नहीं रही थी। इतने में सन पूछता है, तुम आखिर किसके ख्यालों में खोई हो। शनेल कहती, तुम्हारा मेरे घर पे आना, इस चीज की मुझे आदत नहीं है ना, इसीलिए मैं चुप हूँ। वहाँ पर जो भी बातें हो रही थी वो टीवी में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जो सारे ऑडियंस भी देख रहे थे। लेकिन दे की बहन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो चाहती थी कि सन दे के साथ रहे। इतने में उसके दरवाजे पर नॉक होता है, जो देखकर वो डर जाती है। दूसरी तरफ से ये लोग अपने प्लान का पूरा होने का वेट कर रहे थे। पेपर कहता है, मैं चाहता हूँ जल्दी से हमारा प्लान कंप्लीट हो जाए। जब से मुझे फार्म के बारे में पता चला है, ये सबको सुन के मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वेल पूछती है, फार्म पर जितने भी लड़के हैं क्या कभी वो अपनी माँ से मिल पाते हैं। आमंड कहता है, उन्हें बचपन से ही फार्म पर रखा गया है, उनका कभी भी बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं होता। उनको तो ये तक नहीं पता कि उनकी रियल फैमिली कौन है। कुछ माँ तो खुद से अपने बच्चों को फार्म वालों को दे देती है और कुछ बच्चे तो मैक्स की तरह होते हैं जो इसी फैमिली में जन्म लेते हैं। वेल कहती है, ये बात अजीब नहीं है। आमंड कहता है, इसमें अजीब क्या है, लोग तो बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ सन शनेल की मॉम से कहता है, मैं पहले यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ, अगर आपको मेरी बातें कभी बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। पहले मुझे पता नहीं था कि आखिर चीजें होती कैसी हैं, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो शनेल की मॉम कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। कहती है, उसे कंपनी को हमेशा सब कुछ बेस्ट मिला है। सन एक्चुअली में उनसे बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा था। उसके टाई के ऊपर एक रिकॉर्डर लगा था जहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो सन से कहती है, मैं तुम्हें भरोसा दिला रही हूँ, हमारी फैमिली में तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस तरफ से सारा रिकॉर्डिंग ये लोग भी देख रहे थे। सन उनसे कहता है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैं चाहता हूँ शनेल इस कॉम्पिटिशन को जीत जाए, वरना हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। तो शनेल की मॉम कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
सकता, हम लोग उस शो के मेन स्पॉन्सर हैं। शनेल उस कंपटीशन को जीतेगी, मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करूंगी, तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ पहले से अरेंज करके रखा गया है। सन कहता है आपकी बातें सुनकर मैं खुश हूँ। उसने शनेल की मॉम से सब कुछ निकलवा लिया था, अब उन्हें एक सॉलिड एविडेंस मिल चुका था जो कि वो मीडिया में रिलीज कर सकते थे। तभी शनेल की मॉम के पास किसी का कॉल आता है। वेल को वो रिकॉर्डिंग मिल चुकी थी, वो उसे अपलोड करने की कोशिश करती है लेकिन अपलोड फेल हो जाता है। उस एरिया का सिग्नल ही जा चुका था, किसी के फोन में सिग्नल नहीं था। इसके पहले कि उन्हें कुछ भी समझ में आता, इतने में जेनी वहाँ पर पहुंच जाती है और इस तरफ सन को सारे गार्ड्स ने पकड़ लिया था। कहते हैं तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जेनी कहती है तुम लोग मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे, तुम लोगों का प्लान तो अच्छा था। फिर वो सन के टाई से वो रिकॉर्डर निकाल लेती है और कहती है तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें पकड़ा है, अगर तुम्हें किसी और ने पकड़ा होता ना तो तुम लोगों की हालत बहुत खराब होती। मैं इस शो की प्रोड्यूसर हूँ, इसलिए तुम लोग को मेरी बात माननी होगी। अगर तुम लोगों ने मेरे कहने पर इस गेम को वैसे ही खेला जैसे मैं खेलने के लिए कह रही हूँ तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं ये सारा कुछ किसी से नहीं बताऊंगी। तुम लोगों को तो आइडिया भी नहीं है कि इस फार्म के लोग किस हद तक जा सकते हैं, और ना ही तुम्हें शनेल की मॉम के पावर का आइडिया है। उनकी कंपनी बहुत पावरफुल है, इस जगह पर ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। दे कहती है इसका मतलब आपको ये सब कुछ पहले से पता था। जेनी कहती है तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या लगा अगर तुम लोग इस गेम को खेलोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। दे कहती है आपको सब कुछ पहले से पता था, फिर भी आपने ये सब होने दिया। आपने दूसरों की लाइफ को कंट्रोल किया है। बस सोचकर देखिए जो आपने दूसरों के साथ किया, यही सब कुछ आपके बेटे के साथ होता तब आप क्या करते। जेनी कहती है तुम लोग खुद को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग वो पहले इंसान हो जिसको ये सब कुछ पता चला है। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग सिस्टम को बदल दोगे। फिर वो वेल से कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था दोबारा ये सब कुछ मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर वहाँ के गार्ड्स वेल को पकड़ लेते हैं। जेनी कहती है तुम लोग ये गेम खेल सकते हो लेकिन इसे यहाँ से जाना होगा। इस तरफ हम मे को देखते हैं जिसे सारे गार्ड्स कहीं लेकर जा रहे थे। वो सबसे पूछने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। दे सन से कहती है जेनी ने सही बोला, हम लोग तो बच्चे हैं, हम चाहे कुछ भी बदलने की कोशिश कर ले, कभी कुछ बदलने वाला नहीं है। सन कहता है तुम फिक्र मत करो, हम दोबारा से कोशिश करेंगे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो शनेल के घर गया था तब शनेल की मॉम के वहाँ से जाते ही उसने वहाँ का सारा सामान चेक किया था। चेक करने पर उसे वहाँ पर एक पेन ड्राइव मिला था और वही पेन ड्राइव उसने जाते वक्त वेल को दे दिया था। और वेल वहाँ से गई नहीं थी बल्कि उसने दूसरे गार्ड को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लिए थे ताकि वो गार्ड बनकर अपना काम कर सके। सन कहता है इस बार अपना काम सीक्रेटली करेंगे। इस तरफ वेल एक खुफिया जगह पर पहुंच जाती है जहाँ का पासवर्ड उसे पेन ड्राइव के थ्रू मिल चुका था। अंदर आते उसे वही कन्फाइनमेंट सेल मिलता है जहाँ पर सारे औरतों को रखा गया था। वेल सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, इतने में वहाँ की एक गार्ड उसे देख लेती है, इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है लेकिन भागने का भी कोई फायदा नहीं होता। वो पकड़ी जा चुकी थी। वो मौका पाकर ब्रिज से कूदने की कोशिश करती है, इतने में एक गार्ड उसे शूट कर देती है। फिर हम शनेल की मॉम को देखते हैं, उसने दे को मिलने बुलाया था। वो दे से कहती है तुम इस शो की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रेटेड इंसान हो, तुम्हें अब तक मैक्सिमम ऑडियंस वोट मिला है, ऐसा कभी नहीं हुआ है और तुमने इस कॉम्पिटिशन में इसीलिए पार्टिसिपेट किया है क्योंकि तुम्हारी बहन बीमार है। फिर वो उसे उसकी बहन की वीडियो दिखाती है। पता चलता है उसकी बहन को एक स्पेशल रूम दिया गया था ताकि वो आराम से वहाँ पर रह सके। वो दे से कहती है हमारी कंपनी तुम्हारी बहन का सारा खर्चा उठाएगी लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। दे ये सारी बातें सन को बता देती है। कहती है उसकी बहन इतनी खुश है, उसे तो पता भी नहीं है कि उसे हॉस्टेज बना लिया गया है और वेल का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर अगले सीन में दे हॉस्पिटल आई हुई थी। पता चलता है उसकी बहन की सर्जरी चल रही थी। डॉक्टर बताती है ऑपरेशन हो चुका है, तुम्हारी बहन अब बिल्कुल ठीक है। उसकी बहन उठते ही पूछती है तुमने डेट के लिए सन को चूज क्यों नहीं किया, लेकिन दे उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। फिनाले में सिर्फ 5 ही लड़कियां बची थी। सारे कपल्स को अलग अलग घर एलोकेट किया जाता है, यानी कि फ्यूचर में वो लोग इसी घर में रहने वाले थे। आमंड दे से कहता है मैं जानता हूँ ये सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसा तुम चाहती थी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सन से प्यार करती हो। मैं होप करता हूँ तुम बस मुझे एक चांस देकर देखो, शायद तुम मुझे उस नजर से देख ना पाऊँ, लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। इस तरफ शनेल की मॉम जेनी से कहती है मुझे पता चला कि फिनाले के टिकट्स 5 मिनट में बिक गए। तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने दे को इस गेम में रखकर बहुत अच्छा काम किया है। फिर वो जेनी से पूछती है तुम्हें लड़का होने वाला है फिर लड़की होने वाली है, तुम ये बात मुझसे कितना भी छुपा लो, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जेनी कहती है मुझे अभी तक नहीं पता कि लड़का है या फिर लड़की है। तो शनेल की मॉम कहती है मैं होप करती तुम्हें लड़का हो। ये सुनकर उससे बहुत बुरा लगता है। वो समझ गई थी अब उसके साथ भी वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ। इस तरफ सन दे से कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो दे कहती है तुम मुझे मिस क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो यहीं पर हैं, एक दूसरे को हमेशा देख सकते हैं। तो सन कहता है पहले मुझे ऐसा लगता था कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं अगर हम उसे ना देखें तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं गलत था। अगर हम उस इंसान को हर वक्त देखें और उसके साथ ना रह पाए तो वो ज्यादा मुश्किल होता है। इस तरफ शनेल उन दोनों को देख रही थी, तभी उसे बाहर से आवाज आती है। बाहर आते ही मैक्स उसे डरा देता है और इस चक्कर में वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो मैक्स कहता है शायद आज के बाद से मैं तुम्हें दोबारा देख ना पाऊँ, इसीलिए मैं कहने आया हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद मेरे पास वो नहीं है जो सन के पास है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ तुम मेरे साथ ज्यादा खुश रहोगी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूँ, लेकिन लास्ट में प्लीज तुम मुझे चूज करना। शनेल कहती है मैं सन को ही चूज करूंगी।
करूंगी। मैंने तुमसे कितनी बार ये बात कहा है। तो मैक्स कहता है तुमने मुझसे ये बात बस 2 ही बार कहा है। शनेल कहती है मुझे हमेशा से बस एक ही चीज चाहिए था कि मेरी मॉम मुझसे प्यार करे, कभी तो मेरे खुशी के बारे में सोचे। बचपन से ही मैंने सब कुछ बेस्ट किया इस उम्मीद में कि शायद मेरी माँ मुझे कभी तो प्यार करेगी, लेकिन लगता है मेरा जन्म ही गलत घर में हो गया। उन्हें हमेशा से एक लड़का चाहिए था। अगर मैं सन के साथ रहूं तो वो बहुत खुश रहती है, वो मुझे वही प्यार देती है जो मुझे चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी उनके प्यार का वेट किया और जब मुझे उनका प्यार मिल गया तब मुझे अंदर से बहुत ही खाली महसूस हुआ। इसीलिए मैं जो कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी तरफ हम मे को देखते हैं। तभी वेल उसे लेने के लिए पहुंच जाती है। पता चलता है जब वो ब्रिज से गिरी थी तब वो सीधा पानी में गिरी थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई। इस तरफ देख के रूम के बाहर एक बॉक्स आया हुआ था। वो जैसे उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक फोन था। तभी उसके पास वेल का कॉल आता है। वो चारों उसे देखकर बहुत खुश थे। वेल कहती है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम लोग को इतना वेट करवाया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। हम अपना प्लान लास्ट राउंड में एग्जीक्यूट करेंगे। और इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 8 के शुरुआत में फिनाले का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़े स्केल पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहीं पर एक बहुत बड़े से मॉड्यूलर केक का अरेंजमेंट किया गया था, जिसके ऊपर एक स्टेज बना हुआ था और वहीं पर सारे लड़के खड़े थे। फिर कुछ ही देर में लड़कियों की एंट्री होती है। दे को याद आता है फिनाले में आने से पहले उसने अपनी बहन से बात किया था। मैं उससे कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेरा ध्यान रख रहे हैं। सिटी ग्राउंड के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ कर देना, तुम मेरी वजह से सन को चूज नहीं कर पाई। बचपन से ही मैं तुम्हारे लाइफ में एक बोझ की तरह रही हूँ। तुम्हें मेरी वजह से बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े। जो चीजें तुम करना चाहती थी वो तुम कभी कर ही नहीं पाई। सब चीज की रीजन मैं हूँ। शायद अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो तुम्हारी लाइफ बेटर होती। दे कहती है तुम बहुत गलत सोच रही हो, तुम तो मेरी इंस्पिरेशन हो। जब भी मैं लो फील करती हूँ या फिर मुझे किसी चीज का बुरा लगता है तब तुम मुझे चीयर अप करती हो। तुम मेरी लाइफ में एक लौती इंसान हो जिसकी वजह से मैं खुश रहती हूँ। तुम इतने टाइम तक बीमार रही लेकिन कभी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं कहती है तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ध्यान रख लूंगी और आज के बाद से मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। ये तुम्हारी लाइफ है, आगे से तुम्हें जो चूज करना है तुम वही चूज करना, किसी और के बारे में मत सोचना। तुम्हें अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है और हमेशा की तरह मैं तुम्हें चीयर अप करूंगी। सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर दे की एंट्री होती है। उसे देखकर सारे ही लोग बहुत खुश थे। उसे याद आता है वेल ने उससे कहा था तुम्हें कैसे भी करके फिनाले का गेम जीतना होगा। दे पूछती है क्या ये हमारे प्लान का पार्ट है। वेल कहती है हमारे प्लान का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम जीतो और दुनिया वालों को ये दिखाओ कि हमारे जैसा इंसान भी ये सब कर सकता है। तुम बहुत सारे लोगों की उम्मीद हो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहती हूँ। प्रेजेंटली वेल फार्म के पास आई हुई थी। वो यहाँ पर सबका खाना लेकर आई थी। हर एक बॉक्स के ऊपर एक एक इंसान का नाम लिखा था। फिर वो सन को मैसेज करके बताती है हमारा प्लान स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ गेम का अनाउंसमेंट हो चुका था। ये गेम कुछ स्टेजेस में होने वाला था। पहला स्टेज है बुके को पकड़ना। उस केक के ऊपर ब्राइड और ग्रूम बने हुए थे, जहाँ से बुके गिरने वाला था। बुके नीचे गिरते शनेल उसे पकड़ने आती है, लेकिन इतने में देव बीच में आकर उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो केक के अंदर चली जाती है। सेकंड स्टेज का नाम था सिल्वर एंड गोल्डन गेट्स। वहाँ पर बहुत सारे डोर्स थे और हर एक डोर के पीछे अलग अलग चैलेंज था। देव भागते हुए डोर के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बलून्स थे और शनेल जिस डोर के अंदर जाती है वहाँ पर पहले से ही रास्ता बना हुआ था। ये देखकर देखो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कूदकर शनेल के आगे पहुंच जाती है। अगले डोर में घुसते वो दोबारा से नीचे गिर जाती है। इस तरफ हम सारे लड़कों को देखते हैं। उनके लिए खाना आया हुआ था। सन जैसे अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। ये पेन ड्राइव वेल ने ही वहाँ पर रखा था। वेल ने सन से कहा था मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे कैसे भी करके उनके सिस्टम का एक्सेस चाहिए, इसलिए तुम्हें किसी एक सिस्टम में हैकिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा। दूसरी तरफ लड़कियां अपने आगे के स्टेज पर पहुंच गई थी, जहाँ पर उन्हें एक वॉल क्लाइम करना था, लेकिन ये इतना ईजी नहीं था। वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे जो उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस तरफ हम सन को देखते हैं जो सिस्टम के अंदर हैकिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करने आया था। पेपर वहाँ की एक लड़की को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि सन अपना काम आसानी से कर ले। प्लान के अकॉर्डिंग उसे एक लैपटॉप मिल जाता है। इस तरफ ये तीनों वॉल क्लाइम करने की कोशिश कर रहे थे। वो भी शनेल की हेल्प करती है, कहती तुम्हें सबसे पहले ऊपर जाना होगा, लेकिन देव बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ रही थी। इस तरफ सन ने उस प्रोग्राम को ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन तभी वहाँ का एक सामान गिर जाता है। इसके पहले एक लड़की कुछ भी देखती इतने पेपर उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ, मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन तुम तो जानती हो मैं अपनी मर्जी से किसी लड़की को चूज नहीं कर सकता। फाइनली सन ने वो प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया था। इस तरफ वेल्च उनके साथ आई हुई थी। इतने में जेनी वहाँ पर पहुंच जाती है, कहती है तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं आमन ने जेनी को पूरा प्लान बता दिया था। कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुम्हें मेरे दोस्तों को बचाना होगा। तुम उन्हें गवर्नमेंट के हवाले मत करना, वरना पता नहीं वो लोग उनके साथ क्या करेंगे। जेनी कहती है तुम्हें उनके ऊपर नजर रखनी होगी। तो आमन कहता है मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो जेनी कहती है तुमने उन्हें धोखा दिया है और तुम कह रहे हो कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो आमन कहता है उन्हें नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अगर वो लोग फार्म से भाग गए तो उन्हें जिंदगी भर छुप के रहना होगा, ऐसे करके उन्हें ही तकलीफ होगा। इसीलिए मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन्हें हर्ट ना हो। इस तरफ शनेल और दे अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच गए थे, जहाँ पर उन्हें एक स्लाइड क्लाइम करना था। वहाँ पर ब्रशेज रखे हुए थे, उन्हीं ब्रश को यूज करके उन्हें अपना सिग्नेचर करना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे जो उनके ऊपर पानी फेंकने
फेंकने वाले थे ताकि वो लोग आसानी से ऊपर ना पहुंच सके। पानी की वजह से शनेल नीचे गिर गई थी, लेकिन दे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती। वो बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे वो ऊपर पहुंचती है वो एकदम से नीचे गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर शनेल ऊपर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद अपना सिग्नेचर भी कर देती है। यानी कि शनेल इस गेम को जीत चुकी थी। गेम खत्म होते लड़कियों को लड़कों को चूज करना था। इस बार लड़कों को डेट के लिए नहीं बल्कि शादी के लिए चूज करने वाले थे। अब क्योंकि शनेल इस गेम को जीत चुकी थी, इसीलिए पहला मौका उसे मिलता है। वो सीधा सन के पास जाती है और उसे हक करके कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ में रह पाएंगे। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, मुझे तो ये भी पता है कि तुम अंदर से कैसा फील करते हो। इतना कहकर वो मैक्स के पास जाती है और कहती है, आज तुमने सन को हरा दिया। फिर वो पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सब देखकर शनेल की मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा था। सबको लगता है बॉबी को इस बात से बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो तो शनेल के लिए बहुत खुश थी। फिर वो आकर दे से कहती है, यही तुम्हारा चांस है, इसे जाने मत देना। अब जैसे ही दे का टर्न आता है तो वो सबसे पहले ऑडियंस के पास जाती है। कहती है, ऐसी एक बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। जैसा आप सबको पता है, मेरी लाइफ कभी भी इजी नहीं रही है। पहले मैंने ऐसा सोचा था, अगर मुझे कभी भी शो पर आने का मौका मिले तो मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे हमेशा चाहिए था। इस शो ने मुझे बाकी लोगों से कम्पीट करने का एक फेयर चांस दिया और मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसके साथ रहने का भी मुझे एक मौका मिला। इस शो ने मुझे इस फार्म पर रहने की अपॉर्चुनिटी दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पर इतने कंफर्ट से रहने मिलेगा। ये रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन ये सब इतना इजी नहीं है। यहाँ रहने के लिए हमें सिस्टम की बातें सुननी पड़ती है। उसी मोमेंट पर वहाँ पर रिकॉर्डिंग प्ले होता है और वही कन्फाइनमेंट एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर सारी औरतों को बंदी बनाकर रखा गया था। दे कहती है वही लोग हैं जिन लोगों ने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, उन्हें बंद करके फार्म पे रखा गया है। पता नहीं वो लोग कितने सालों से यहाँ पर बंद हैं। उनका क्राइम बस इतना ही था कि वो अपने बेटे को किसी को देना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ जेनी जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग रूम में आती है, इतने में वहाँ की लेडी कहती है, हमें सिग्नल को बंद करना होगा। तो जेनी कहती है, रहने दो, इस वीडियो को प्ले होने दो। तभी उसके पास शनेल की मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब जेनी वेल से मिली थी उस टाइम पर उसने वेल से कहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा? फिर वो चुन की तरफ देखती है और कहती है, क्या सच में लड़के फार्म के बाहर भी रहते हैं? वेल कहती है, सच है, बाहर की दुनिया फार्म जितनी कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन इनके पास इनकी फैमिली है, इनसे प्यार करने वाले लोग हैं। जेनी कहती है, तुम्हारे प्लान के वर्क होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्लान वर्क करे तो तुम्हें एक फार्म के अंदर के इंसान की जरूरत है। इसके बाद जेनी ने खुद से उनकी हेल्प की। इस तरफ दे कहती है, ये शो तो बस एक नाटक है, और रही बात मेरी, तो मैं इस शो पर बस रेटिंग बढ़ाने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर इसीलिए आई क्योंकि मैंने इन लोगों की बात मानी। लेकिन आज के बाद से मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। ये लाइफ मेरी है, मैं उस इंसान को चूज करूंगी जिससे सच में मैं प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो सन के पास जाती है। तभी वहाँ के सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं, कहते हैं उन्हें इस फार्म को बंद करना है। आज के बाद से ये फार्म नहीं चलेगा। मौका पाकर ये चारों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इतने में वेल वहाँ पर पहुंच जाती है। सारे लोग गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन आमंड बैठने को तैयार ही नहीं था। सन कहता है, मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। वेल उसे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। इतने में वेल चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पता है तुमने हमारे साथ क्या किया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चलो हमारे साथ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जेनी ने वेल को बताया था, तुम्हें आमंड से बच के रहना होगा, क्योंकि उसी ने मुझे तुम लोग के प्लान के बारे में बताया। ये सब सुन के देख को बहुत गुस्सा आता है। वो पूछती है, तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया? तुम तो हमारे साथ थे ना, हमने तुम पर इतना भरोसा किया। आमंड कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम लोग को मुसीबत में नहीं डालना था, इसीलिए मैं तुम लोग को ये सब करने नहीं दे सकता था। सन कहता है, मुझे तो शुरुआत में ही डाउट हो रहा था जब तुमने हमारा साथ देने की बात की, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम हमें धोखा दे दोगे। फिर वो लोग वेल से पूछते हैं, अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो वेल कहती है, क्योंकि आमंड मेरा भाई है। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है। वेल उससे कहती है, मुझे पता है तुम्हें शुरुआत से फार्म छोड़कर नहीं जाना था और तुम सिटी ग्राउंड के रूल्स को नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारी मॉम जिंदा है और वो तुम्हें काफी सालों से ढूंढ रही है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें चलना होगा हमारे साथ। लेकिन आमंड उसकी बात नहीं मानता, कहता है, मैं नहीं चल सकता, ये फार्म ही मेरा घर है। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें उसके बिना ही वहाँ से निकलना पड़ता है। तभी एक लड़की आकर जेनी को बताती है, दे, सन और पेपर फार्म से भाग चुके हैं। ये सुनकर जेनी भी बहुत खुश थी। शनेल की मॉम उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, बल्कि वो अपना फोन फेंक कर वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले सीन में हम आमंड को देखते हैं। उसे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो कुछ भी बताता नहीं। कहता है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो वो लोग कहते हैं, अगर हमें तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा? तो आमंड कहता है, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे जो पनिशमेंट मिलेगा मुझे वो मंजूर है। इस तरफ शनेल की मॉम उसे एक थप्पड़ लगाती है। तो शनेल कहती है, मुझे पता है कि आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आज के बाद से मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। थोड़ी देर में उसके डैड उसके पास आते हैं। कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने उस गेम को जीता, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाई और वही किया जो तुम करना चाहती हो। अपनी मॉम पर ज्यादा गुस्सा मत होना, वो तो वही करती है जो हमारे लिए बेस्ट है, और मैं जानता हूँ कि वो ऐसी क्यों है, क्योंकि उसे जिंदगी भर एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ा जिससे उसने कभी प्यार ही नहीं किया। जो कुछ भी शो के फिनाले में हुआ, उस वजह से पूरे एरिया में कर्फ्यू लग गया था और इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहा था। और जो 3 लोग फार्म से गायब हुए थे, उन्हें भी गवर्नमेंट ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वही हम सन और दे को देखते हैं। दे उससे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है हमारे साथ क्या होगा? सन कहता है, चाहे कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस फैसले को कभी रिग्रेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इस तरफ जेनी की फ्रेंड उससे पूछती
पूछती है, तुमने अपने बेटे के बारे में फार्म वालों को क्यों नहीं बताया? मैं जानती थी कि तुम लास्ट में अपना डिसीजन चेंज कर लोगी। यहाँ से कहानी आ जाती है 4 साल आगे, जहाँ पर हम सन और दे को देखते हैं। पता चलता है उनका खुद का बेटा भी था। दूसरी तरफ एक गार्ड शनेल की मॉम को बताती है, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। फिर वो उन्हें कुछ फोटोज देती है जिसमें वो अपने बेटे के साथ थे। उन्हीं फोटोज के बीच में किसी आदमी की फोटो थी। ये और कोई नहीं बल्कि सन के डैड थे। इसी सस्पेंस के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। एंडिंग देखकर लग रहा है कि सीजन 2 की पॉसिबिलिटी है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।